हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में बहुत स्वागत है दोस्तों। ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का क्लास नंबर दूसरा है प्रीलिम्स के लिए, जो स्पेसिफिक आपका रिवीजन चल रहा है ज्योग्राफी का उसका। ठीक है, तो अभी ये जो टोटल पीडीएफ है इंडियन ज्योग्राफी का, ये 265 पेजेस के आसपास है। अभी तक हम लोग उसमें जो है पेज नंबर 54 तक कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। ये चैप्टर नंबर चौथा है, इसमें टोटल 13 चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है मेजर इन माउंटेन पासेस इन द हिमालय। हिमालय में मुख्य जो है पर्वतीय दर्रों के बारे में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है पोर्शन है। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेके पूरा ये पोर्शन जो है ये है हमारा लद्दाख। ठीक है, तो इस तरह से याद करिए कि लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है, तब आपको याद होगा। तो यहाँ पे इस तरह से पढ़ लीजिए: चांगला, खारदुंगला, कारा टागला, अघील दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा, राइट। उसके बाद खुंजिराब पास, पारपिक पास, मिंटाका पास। ठीक है, फिर ये है फोटूला और ये है नामिकाला। ठीक है, ये हो गया मेन दर्रा जो आपका कहाँ पे है, लद्दाख में। कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में यहाँ थोड़ा आप देख सकते हैं बाउंड्री पे बनिहाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल पास है और बुर्जिल दर्रा है, ये बुर्जिल दर्रा है। ठीक, तो इस तरह से आप पढ़िएगा। ये पीडीएफ आपको जो मेन पास है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे नाथुला पास है, ठीक है, आपका सिक्किम में। यहीं पे नाकुला पास भी है, नाथुला नाकुला। जेलेपला भी आपका बगल में ही है। तो उसके बाद दीफू पास अरुणाचल प्रदेश में, चौकन पास अरुणाचल प्रदेश में, दिहंग पास है, यांग्याप दर्रा है, केपांगला है, टुंगला है, ठीक है, बोमडीला है और बुमला पास है जो भूटान और म्यांमार के बॉर्डर पे है। उसके बाद ये सब आप देख लेंगे अच्छे से कि राजस्थान में कौन सा दर्रा है ना, उत्तराखंड में कौन सा है। ठीक है, ये बोलन पास है जो पाकिस्तान में है। ठीक, उसके बाद कसारा घाट महाराष्ट्र में, भोर घाट, नाने घाट, मल्सहेज घाट, ठीक है, कुंभरली घाट, चोरला घाट है ना, पाल घाट केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर हम देखें, फिर आप टेबल वाइज में दिया हुआ है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा पास है। ठीक है, जैसे मिंटाका पास है, ये हाइट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस हमको पास में ये याद रखना होता है वो पास कहाँ पे है और किन चीज़ों को जोड़ता है। दर्रा क्या होता है, माउंटेन को के बीच का रास्ता होता है जो दो चीज़ों को जोड़ता है। तो मिंटाक जो दर्रा है वो इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, पारपिक पास भी वहीं पे है। ठीक है, कुंजरे पास, अघील पास, काराटागला, काराकोरम पास, ये जो पासेस हैं वो लद्दाख और चाइना को जोड़ता है। ठीक है, आपको काराकोरम रेंज में। फिर लनक पास, इमिसला, उमलिंगला, मिगला, ठीक है, ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, उमलिंगला जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो यहीं पे है आपका, जो मोटरेबल है, मतलब गाड़ी वाड़ी यहाँ पे चल सकती है। उसके बाद फोर्टीला है, मिगला पास के पास है। बनिहाल दर्रा है वो जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ता है, पीर पंजाल क्षेत्र में वो फैला हुआ है। तो बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ता था और जम्मू और बारामूला को भी जोड़ता था। ठीक है, लेकिन कब तक, जब तक जवाहर टनल नहीं बना था। अब जवाहर टनल बन चुका है। ठीक है, उसके बाद ये दर्रा उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये जो जवाहर टनल है वो इसी दर्रे पे बना है। फिर है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है ना, ये उतना कुछ काम का नहीं है। उसके बाद ये सभी उतना काम का नहीं है, ये छोड़ सकते हैं। फिर चांगला दर्रा है। ठीक है, ये आपको चांगला बाबा जिसके नाम पे ये टेम्पल बना हुआ है उन्हीं के नाम पे ये चांगला दर्रा है। ठीक है, ये आपका लेह को और पैंगोंग झील को और अक्साई चीन को जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है जो आपका इंडस योक और इंडस योक रिवर को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये खारदुंगला दर्रा है, ये लेह दर्रा है,
ये चांगला पास है और ये आपका पैंगोंग सो झील है। फिर पीर पंजाल दर्रा है, पास मतलब दर्रा, जो कश्मीर वैली और जम्मू को जोड़ता है। ठीक है। राजदान दर्रा है जो कश्मीर और गुरेज वैली को जोड़ता है। पेंसिला है जो जास्कर वैली और कारगिल को जोड़ता है। तो ये रहा कारगिल, ये सुरू वैली है, ये पेंसिला दर्रा है और ये आपका है जास्कर। तो कारगिल और जास्कर को जोड़ रहा है ये आपका पेंसिला दर्रा। फिर जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है। फोटुला दर्रा, नामिकला दर्रा, ये सब भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये रहा कारगिल, ये है जोजिला दर्रा, ये है श्रीनगर, ये है फोटुला दर्रा, ये नामिकला दर्रा, ये खारदुंगला, ये लेह। ठीक है। तो उसकी तरह हिमाचल प्रदेश का देखिएगा बारालाचरा दर्रा है। ठीक है। ये आपको मनाली को लेह से जोड़ता है। उसके बाद देवसा पास है, ये आपका कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। फिर पार्वती पास है, पीन पार्वती, ये पीन और पार्वती घाटी है उसको जोड़ती है। रोहतांग दर्रा है, ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश में। सिंगोला दर्रा है जो लाहौल और जास्कर को जोड़ता है लद्दाख में। सिपकिला दर्रा है जो शिमला और गौटक को जोड़ता है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो लिपुलेख है, मानाला है, मंगसा धूरा पास है, नीति पास है और म्यूलिंग पास है। ठीक है। ये उत्तराखंड और तिब्बत के को जोड़ता है। ठीक है। और कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होता है, उससे जो यात्री आते हैं कैलाश मानसरोवर, ये आपका लिपुलेख दर्रा से ही जाते हैं। उसके बाद आप मंगसा धूरा पास से भी जो है जा सकते हैं। राइट। तो ये ध्यान रखना है। फिर नंदा देवी बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो आपका माना पास जो है उस पर लोकेटेड है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नीति को मना लिया, तो नीति दर्रा, नीति को फिर मना और लिया, ये 3 दर्रा ऐसे याद हो गया। बाकी मंगसा और म्यूलिंग याद रख लीजिए, जो आपका कहाँ पे है बताइए, उत्तराखंड में है। ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन सा दर्रा है, सिक्किम में है, नाथुला है, जिलेपला है, नाकुला है। ठीक है, याद रखिएगा। कलिम्पोंग जो जिला है दार्जिलिंग में, मतलब कलिम्पोंग जो डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग के पास, ठीक है, वही वो उसको कनेक्ट करता है किससे, गैंगटॉक से, चुम्बी वैली से। और एंशियंट जो प्राचीन जो सिल्क रूट हुआ करता था उसका जिलेपला पास दर्रा जो उसका भाग हुआ करता था। ठीक है। फिर डोकलाम है, डोकलाम एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इंडिया भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है, चुम्बी वैली के आसपास है। ठीक है। और डोकला दर्रा इससे नज़दीक पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में बुमला है, बोमडीला है, सेला है, दिहांग है, यांग्याप दर्रा है, डाइफर पास है, कुमजवांग दर्रा है। ठीक है। उसके बाद हुपुंगान दर्रा है, चौकन पास है, फंगसाऊ दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद हिमालय का क्या महत्व है, तो हिमालय का यही महत्व है कि इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है, मानसून को पकड़ के रखता है, बे ऑफ बंगाल से जो आता है और बारिश करवाता है, अरेबियन सी वाला भी मानसून को पकड़ के रखता है और इंडिया में गंगा प्लेन में बारिश करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है। फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है ठंड के मौसम में मेडिटेरेनियन से, ठीक है, उसको इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करता है और भारत के नॉर्थ वेस्ट में पंजाब हरियाणा में बारिश करता है जो रबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साइबेरिया से जो कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर मास आता है उसको ये रोक के रखता है और भारत को ठंड होने से बचाता है, नहीं तो भारत एक ठंडा डेजर्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये रोकता है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को ये प्रभावित करता है और ये स्ट्रीम को 2 पार्ट में बांट देता है। ठीक है, एक धारा चल जाता है तिब्बत की और दूसरी धारा इंडिया की ओर, जिससे मानसून लाने में मदद होता है इंडिया में। ठीक है। उसके बाद ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, तो बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। सही है, साइबेरिया से जो हवा आती है ठंडी हवा, उसको हिमालय आने नहीं देता है क्योंकि वो रोक लेता है उसको, बहुत ऊंचाई होने के कारण। तो पहला सही होगा, तो ये ऑप्शन चला गया क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट। बोल रहा है इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवोर्ड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। बहुत सारी नदियाँ जो है वो आपका हिमालय से आती है और अपने साथ सेडिमेंट भी लेके आती है पहाड़ को तोड़ते हुए। ठीक है, तो ये भी सही है, अगर नहीं होगा तो एलुवियल सॉइल नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वाट इट इज एट प्रेजेंट। अगर मानसून हिमालय नहीं होगा तो मानसून को इंडिया की तरफ रिफ्लेक्ट करने से करेगा कोई नहीं, है ना, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाला मानसून वो सीधा निकल जाता है अगर हिमालय नहीं होता तो।
अरेबियन सी वाला भी सीधा निकल जाता है, ठीक है, लेकिन हिमालय होने के कारण उसको बीच में रोक देता है। तिब्बत और बंगाल वाला ये मानसून आता है, फिर यहाँ टकरा के फिर ऐसे से बारिश कराता है, ठीक है, बारिश कराता है। नॉर्थ ईस्ट वाला भी पूर्वांचल में भी अट्रैक्ट करके इधर बारिश कराता है। अरेबियन सी वाला भी जाता है ऐसे अट्रैक्ट करके ग्रेटर इंडिया में प्लेन में डिफ्लेक्ट होकर बारिश करवाता है। नहीं होगा तो बारिश नहीं होता है। तो ये भी सही है, मानसून का पैटर्न भी चेंज होगा। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 तीनों, ठीक है। उसके बाद हिमालय का और क्या महत्व है कि ये बहुत सारी नदियाँ इसे निकलती है और सारी नदियाँ जो है वो पेरेनियल है, सदाबहार नदियाँ, सालों भर पानी होता है। फर्टाइल सॉइल बनाता है, उपजाऊ मिट्टी बनाती है। बहुत सारा मिट्टी जो है सेडिमेंट आता है हिमालय से। फिर बहुत सारी फास्ट फ्लोविंग नदियाँ, बहुत तेज़ी से जो बह रही नदियाँ हैं, उससे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत ऊर्जा जनरेट होता है, ठीक है। फॉरेस्ट है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट है। और हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है ना। मेडिसिनल प्लांट आपको मिलेगा, घास का मैदान, जंगल वंगल मिलेगा। एग्रीकल्चर कर सकते हैं यहाँ पे, तरह तरह का खेती होता है ना। चावल हो गया, अभी हमने देखा करेवा होता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। वीट होगा, पोटैटो होगा। चाय की खेती होती है दार्जिलिंग में। उसके बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश में अलग फल फल वल, एप्पल हो गया, आड़ू हो गया, ग्रेप्स, अंगूर, मलबेरी, अखरोट, ये सब का भी होता है। टूरिज्म सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। कुछ हिल स्टेशन है, श्रीनगर है, डलहौजी है, धर्मशाला है, चंबा है, शिमला है, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, मिरिक और गैंगटॉक। फिर कल्चरल टूरिज्म है, ठीक है। कैलाश, बहुत सारा हिंदू और बुद्धिस्ट का श्राइन्स है, मुस्लिम का भी श्राइन है, चरार शरीफ, ये सब। कैलाश, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ज्वाला, उत्तर काशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब है। बहुत सारा मिनरल्स भी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जियो सिंक्लाइन है। जियो सिंक्लाइन मतलब ये हमारा इस तरह से हिमालय, तो जो बॉटम पोर्शन है उसको बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक है, और अपर वाले पोर्शन को बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो सिंक्लाइन में बहुत सारा सेडिमेंट ये सब जमता है, कोयला वोयला बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड, जिंक, सिल्वर, लाइमस्टोन, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हाल ही में लिथियम का भी रिजर्व मिला है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पाया है कि जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन जो है आपका सलाई हाइमाना एरिया जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे आपको लिथियम का रिजर्व मिला। लिथियम आपको पता है सबसे ज़्यादा लिथियम जो आता है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिले, तीनों का जो है बाउंड्री पे मिलता है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिले का, ठीक है। जिसको लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है। उसी तरह से लिथियम यहाँ भी आपको मिलेगा। अगर ऐसा मिलेगा और हम लोग निकाल लेंगे तो इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो बन जाएगा लिथियम के रिजर्व में, ठीक है। तो ये इस तरह से चौथा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। 5वां चैप्टर देखते हैं, जिसका नाम है इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। हमने माउंटेन के बारे में, हिमालय के बारे में देख लिया। अब हम लोग इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में देखेंगे। तो इंडो गैंगेटिक मतलब इंडस नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो मैदान का क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन बोलते हैं। ये मोनोटोनस है। मोनोटोनस मतलब ज़्यादा इसमें आपको उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा मोड़ा आपको बीच बीच में छोटा मोटा चोटी वोटी दिख सकती है, लेकिन मोटा मोटी आप देखोगे तो प्लेन एरिया आपको, इसलिए इसको मैदान क्षेत्र नाम पड़ा है, ठीक है। ये आपको एक तरफ देखो, ये हिमालय का क्षेत्र है इधर, ठीक है, ये, और एक तरफ आपका इधर पेनिनसुलर प्लेटू है। तो बीच में जो है आपको इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है वो है, ठीक है। और ये अभी यूथफुल है। यूथफुल मतलब ये ज़्यादा इसका पुराना टाइम नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भी अभी टेक्टोनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक और ये सब चीज़ें जो होता है, ठीक है। तो जो हम इंडो गंगेटिक प्लेन है उसको हम लोग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग, मतलब स्टेट के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में बांटे हैं। जैसे ये पंजाब हरियाणा में है तो पंजाब हरियाणा प्लेन, राजस्थान में इधर है तो राजस्थान प्लेन, अपर गंगा प्लेन यूपी का पार्ट, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा। गंगा जैसे जैसे पहाड़ से नीचे होते हुए प्लेन में जाती है, तो सबसे इसको जो है वेस्ट यूपी में अपर गंगा बोल दिए, यूपी और बिहार वाला में मिडिल गंगा, और वेस्ट बंगाल में बोल दिए लोअर गंगा प्लेन। ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये मगध प्लेन है जो पंजाब मतलब जो कहाँ पे, पटना बिहार के आसपास है, ठीक है। उसका शारदा नदी इधर मिलती है गंगा में, घाघरा नदी, जो शारदा नदी जो है काली नदी बोलते हैं, शारदा नदी मिलती है घाघरा में, और घाघरा मिलती है आपका गंगा में, ठीक है। फिर कोसी नदी गंगा में मिलती है, फिर मेची नदी जो है ये मिलती है, ठीक है। उसके बाद इधर से आपका ब्रह्मपुत्रा नदी आता है, ब्रह्मपुत्रा में तीस्ता मिलती है, मानस नदी मिलती है, संकोश नदी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्लेन का निर्माण होता है नॉर्थ इंडिया का। अब देखिए जो हमारा इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन है उसका विशेषता क्या क्या है। तो अगर इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा जो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का भंडार आपको दिखेगा, ठीक है। इसका जो 3200 किलोमीटर जो है ये एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से 2400 किलोमीटर जो है वो भारत में है, ठीक।
अगर इसका हम बाउंड्री देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया का प्लेन जो है, इंडो गंगेटिक प्लेन अगर है, तो शिवालिक इसके नॉर्थ में है, शिवालिक है, ठीक है। साउथ में पेनिनसुलर इंडिया है, वेस्ट में सुलेमान किरथार की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और ईस्ट में पूर्वांचल हिमालय है। मतलब जो हिमालय का पोर्शन आपका ईस्ट में, उसको पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा। तो इस तरह से आपका नॉर्थ इंडिया प्लेन जो है बाउंड्री से घिरा हुआ है। नॉर्थ में आपका शिवालिक, साउथ में पेनिनसुलर इंडिया, ईस्ट में आपका पूर्वांचल और वेस्ट में सुलेमान किरथार की पहाड़ियाँ। अगर इस प्लेन का विड्थ देखोगे, विड्थ मतलब कितना चौड़ाई है, लंबाई तो हमने देख लिया लगभग 3200 किलोमीटर है, जिसमें से 2400 किलोमीटर ही है, तो लंबाई ये हो गया। चौड़ाई अगर देखोगे तो ये चौड़ाई है, तो कितना है 150 से 300 किलोमीटर। और चौड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वेस्ट में ज़्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे ईस्ट में जाते होगे तो चौड़ाई जो है वो घटेगा, जिस तरह हिमालय का घटता है। गहराई देखोगे तो 1 से 2 किलोमीटर गहरा है, ठीक है, और मैक्सिमम कहीं कहीं तो आपको 6 किलोमीटर के आसपास गहरा दिखा हुआ है। एक्सट्रीमली हॉरिजॉन्टल है प्लेन, ठीक है, ज़्यादा आपको हाइट नहीं दिखेगा। मीन सी लेवल से हाइट जो है मात्र 200 मीटर है, ठीक है, और इसमें कभी कहीं कहीं आपको थोड़ा ऊंचा थोड़ा पीक दिखेगा। चोटी अम्बाला जो 291 मीटर के आसपास है, ये वाटर साइड, अम्बाला जो है वाटर साइड बनाता है, ऊंचाई है। तो कोई ऊंचा वाला प्लेस है, क्या करेगा, मान लो ये नदी का धारा था, कोई ऊंचा प्लेस है, तो एक धारा को इधर बांट देगा, एक धारा को इधर, तो इधर बांट दिया वो इंडस नदी को, धारा को, और इधर जो है आपको गंगा धारा को बांट दिया। कौन बांटा, अम्बाला में जो वाटर सेट बना वो बांटा। तो वाटर सेट वो एरिया होता है जो रिवर सिस्टम को 2 या 2 से अधिक पार्ट में बांट देता है, ठीक है। अगर इसका ग्रेडियंट देखोगे, ढलाव देखोगे, तो वेस्ट यूपी में ये जो है, इसका ग्रेडियंट वेस्ट यूपी से लेके कलकत्ता में है, तभी ना नदियाँ ऐसे जा रही है। अगर इधर ढलाव अधिक है तभी तो नदियाँ इधर जा रही है, अगर नहीं तो इधर अगर ढलाव अधिक होता तो नदियाँ ऐसे जाती। तो हर नदी देखोगे सब इधर ही जा रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घूम के ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्लेन होगा वो आपका इधर ऊंचा होगा, इधर नीचा होगा, तभी ना इधर जा रहा है। तो जैसा ढलाव होता है वैसी नदियाँ उसको जनरली फॉलो करती है, ठीक है। तो जो ढलाव है देखोगे तो वेस्ट यूपी से कलकत्ता जाने पे आपका घट रहा है 20 सेंटीमीटर हर 1 किलोमीटर पे, ठीक है। और बनारस से अगर डेल्टा, गंगा डेल्टा जाओगे, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, तो आपका जो है 15 सेंटीमीटर घट रहा है। ये आपका याद करने का ज़रूरत नहीं है रेट, बस याद रखना कि ढलाव घट रहा है। अगर इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन का फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखें, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है बांट सकते हैं। नॉर्थ से साउथ अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो जिस तरह हम लोगों ने हिमालय को बांटा था, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, उसके बाद आउटर हिमालय, शिवालिक, ये बांटा था, उसी तरह से इंडो गंगेटिक प्लेन को भी हम लोग बांट सकते हैं अलग अलग जियोग्राफिक फिजियोग्राफिक क्षेत्रों में, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले आ गया भाभर का क्षेत्र, फिर उसके बगल में आया, नीचे आएगा तराई का क्षेत्र मतलब साउथ में, फिर उसके साउथ में एलुवियल प्लेन्स, ठीक है, जिसमें आपका खादर और बांगर आएगा, और फिर जो इधर आएगा आपका डेल्टा का प्लेन, ठीक है, और ये नॉर्थ से साउथ जाने पे है। तो देखते हैं भाभर क्या है। तो भाभर जो है शिवालिक के सबसे जो है दक्षिण में है, मतलब शिवालिक को टच करता है, ये समझिए, ठीक है। ये इंडो गंगेटिक प्लेन का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन है, सबसे नॉर्थ में है मैदानी क्षेत्र, उसको बोलते हैं भाभर। भाभर जो होता है इसमें आपको बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से बने होते हैं, और यहाँ पे नदी जो है वो, जो कि बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर है, नदी यहाँ से आ रहा है पहाड़ से सीधे, तो बड़ा बड़ा अपना बोल्डर जो है, नदी का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, कम होते जाता है, तो इसका जो अपना बोल्डर है जो ये सेडिमेंट्स लेके आता है वो डिपॉजिट कर देता है। तो नदी जो है नीचे से फिर फ्लो करती है, ऊपर कंकड़ पत्थर है और नीचे नदी फ्लो कर रही है, तो ऐसा लग रहा है नदी वहाँ पे विलुप्त हो जा रही है, लेकिन नदी विलुप्त नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग भाभर का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये एलुवियल जो फैंस है, मतलब कंकड़ पत्थर है, सेडिमेंट है, उसके द्वारा ये बना हुआ है। इसका अगर विड्थ देखेंगे तो विड्थ जो है इसका, मतलब ये विड्थ हो गया, ये आपका 8 से 10 किलोमीटर आपको चौड़ा विड्थ दिखेगा, और शिवालिक के फुट हिल्स में ये है, ठीक है। ये आपको इंडस नदी से तीस्ता नदी के बीच में आपको देखेगा, इधर आपका इसका चौड़ाई अधिक होगा, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ इधर जाओगे, ठीक है, तीस्ता की तरफ जो विड्थ होगा वो आपका कम होते जाएगा। और इसमें पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, चूँकि कंकड़ पत्थर है, ठीक है, सेडिमेंट है, तो बीच में पत्थर के बीच में क्या है, स्पेस है, खाली स्पेस बहुत है, इसलिए पोरोसिटी, उसी को पोरस बोलते हैं, तो पोरोसिटी है, ठीक है। इसमें पेबल्स और रॉक डेब्रिस से बना हुआ है। यहाँ पे आपको धारा जो है डिसअपियर होने जैसा, विलुप्त होने जैसा, गायब होने जैसा दिखती है, ठीक है।
और इसे नदी यहाँ का आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप खेती भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कंकड़ पत्थर है, और यहाँ पे सूखा टाइप का क्षेत्र आपको दिखेगा। नदी नीचे से भरी, ऊपर में कंकड़ पत्थर है, ठीक है। बारिश के मौसम में ही बस नदी में जब ज़्यादा पानी होता है तब वो इस कंकड़ पत्थर के ऊपर से फ्लो होती है, नहीं तो ओवरऑल ये आपको ड्राई रिवर दिखेगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, बस बड़े बड़े जो पेड़ है जिसका लंबा लंबा रूट है जो अंदर तक जा सकता है, इस कंकड़ पत्थर के पूरा अंदर तक पानी जो मिट है वहाँ पे, बस वही वहाँ पे रहेगा। उसके बाद नदी का जो है स्पीड पूरा कम हो जाता है और फिर यह दोबारा से नदी जो है बाहर निकलती है कंकड़ पत्थर के से बाहर, तो उसको तराई का क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन चूंकि ये प्लेन एरिया होता है तो स्पीड उतना नहीं होता है, इसलिए तराई क्षेत्रों में नदी का स्पीड बहुत ही कम होता है। तो तराई का जो क्षेत्र है वो भाभर के किधर है, इसको भाभर बोल दिए, तो भाभर के किधर है, वो साउथ में है। भाभर यहाँ पे उसके बाद साउथ में है, ठीक है। यहाँ पे अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम्स है दोबारा से भाभर में से निकल के आती है। तराई ज़्यादा आपको दिखेगा ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में बारिश अधिक होती है। तो भाभर सबसे ज़्यादा हमको दिखता है वेस्टर्न में, ठीक है। लेकिन तराई का जो क्षेत्र है वो ईस्टर्न, भारत के ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होता है वेस्ट पार्ट के तुलना में मानसून के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको घने जंगल मिलेंगे, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपका तराई क्षेत्र में ही है, ठीक है। चावल वावल धान की खेती के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे बीमारी भी होता है क्योंकि पानी जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। तो मच्छर वच्छर का बीमारी भी होता है। लेकिन मिट्टी में इसका नाइट्रोजन होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस रहता है, लेकिन फॉस्फेट नहीं होता है। और तराई जो होता है एल ड्रेन्ड है, क्योंकि पानी वहाँ पे जमा होता है, तो जल जमा होता है और डैम्प मतलब थोड़ा मार्सी दलदली टाइप का एरिया दिखेगा, ठीक है। पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में इस तराई क्षेत्र को, ठीक है, ठीक करके, है ना, पानी का थोड़ा प्रॉब्लम की समस्या को दूर करके उसको एग्रीकल्चर ज़मीन में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, और वहाँ पे आपको गन्ना, चावल और गेहूँ का खेती होता है, ठीक। तो उसके बाद भाभर हो गया, तराई हो गया। तराई के साउथ में जो है आपका एलुवियल प्लेन्स है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। जलोढ़ मिट्टी के मैदान को दो पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और एक को बोलते हैं खादर, नई जलोढ़ मिट्टी। जब नदी जैसे फ्लो कर रही है तो उस एक एरिया में जहाँ पे हमेशा नदी आ रही है बारिश में और सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है, फिर अगले बार आ रही है, फिर उस एरिया को में उसको हटा के फिर नया एलुवियल डिपॉजिट ला रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं खादर। जो सालों दर साल जो है वो नया एलुवियल डिपॉजिट जो जमा हो रहा है। बांगर वो मिट्टी होता है जो किसी समय में बन गया, अब वहाँ बार बार जो है बाढ़ नहीं आ रहा, बाढ़ आएगा तभी ना नई मिट्टी बनेगा, लेकिन वहाँ पे बाढ़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं बांगर को। बांगर ऐसे याद रख लीजिए, बंगार, बंगार क्या होता है, बेकार चीज़। तो ओल्ड एलुवियल, पुरानी चीज़ जनरली ख़राब होती है, ठीक है, उसको तभी तो हम लोग उसको फेंक देते हैं बांगर में, ठीक है। तो बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट है, ठीक है। खादर क्या है, न्यू एलुवियल डिपॉजिट है। पुरानी चीज़ सब ख़राब नहीं होती, उसमें ये नहीं मतलब है। कहने का मतलब ये है कि याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, जो बंगार होता है वो पुरानी चीज़ है, ख़राब हो गई है, तो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट भले पुरानी है लेकिन अच्छी है। लेकिन न्यू एलुवियल डिपॉजिट जो है, अगर फर्टिलिटी का बात करोगे तो खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है बांगर के तुलना में, ठीक है। तो ये जो प्लेन है वो आपका फ्लूवियल इरोजन यहाँ पे होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, मतलब ये जो प्लेन में आपको इरोजन भी दिखेगा और डिपोजिशन भी दिखेगा, जैसे सैंड बार्स, मिएंडर्स, ऑक्सबोज हिल, ब्रेडेड चैनल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बांगर क्या होता है वो देख लेते हैं। बांगर जो होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, फ्लड प्लेन्स के ऊपर, मतलब नदी जहाँ पे बाढ़ का पानी ला रही है वहाँ पे नहीं, उसके ऊपर ये होता है। और यहाँ पे आपको टेरेस लाइक फीचर, मतलब सीढ़ी नुमा जो है आपको विशेषता दिखेगा। इसमें जानवरों का फोसिल आपको दिखेगा, जैसे राइनो का, गैंडा का, हिप्पो का, एलिफेंट्स का, ठीक है। ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्ले होता है बांगर मिट्टी में, और डार्क कलर का होता है, और इसमें कंकड़ होता है जो कैल्केरियस डिपॉजिट बोलते हैं। कैल्शियम का डिपॉजिट होता है, लाइम का, चूना का, ठीक है। ये आपको इसको अलग कैटेगरी में बांट के हम लोग भी पढ़ते हैं बांगर को, जिसको बोलते हैं बैरिंड प्लेन या भूर फॉर्मेशन। तो बैरिंड प्लेन क्या होता है, जो बंगाल में आपको बांगर का प्लेन दिखेगा उसको हम लोग बैरिंड प्लेन बोलते हैं। इसमें आपको पद्मा नदी और जमुना नदी, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी बोला जाता है, दोनों के संगम से पे ये जो है बैरिंड प्लेन लोकेटेड है, ठीक है। इसमें महानंदा नदी का भी पानी आता है और कराटोई नदी का भी पानी आता है। तो जो बैरिंड प्लेन है वो हाई है, मतलब ऊंचाई में इसका हाई है, अनड्यूलेटिंग है, मतलब ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा, और इसमें आपको येलो कलर का और रेड कलर का जो है क्ले सॉइल दिखेगा, ठीक है। नदियाँ जो है इसको काटती है, और अट्राई नदी भी इसे फ्लो करती है। फिर भूर जो है आपको अपर गंगा यमुना के दोआब में मिलेगा, तो ठीक है। तो जो बांगर का क्षेत्र आपका बंगाल में था उसको हमने बैरिंड बोल दिया, और जो आपका गंगा
यमुना के दोआब मतलब पंजाब हरियाणा के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे मिल रहा है, उसको हम लोग भूर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पुराना जो आपका जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोल दिया, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ये न्यूअर एलुवियल डिपॉजिट है, ठीक है। ये फ्लड प्लेन्स में रहता है और सालों दर साल जो है ये रिप्लेनिश होते रहता है एनुअली, ठीक है। और इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, नहीं क्योंकि नई नई जलोढ़ मिट्टी आती है। इसमें आपको क्ले, लोम ये सब भी दिखेगा और कैल्केरियस डिपॉजिट कम होता है। बांगर में कैल्शियम का डिपॉजिट ज़्यादा है, कंकड़ ज़्यादा है, लेकिन इसमें कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। फिर एक रेह और कोलार का क्षेत्र है। रेह और कोलार का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वो कि रेह और कोलार क्या होता है, रेह और कोलार मिट्टी होती है जो आपका हरियाणा में पाई जाती है सूखे एरिया में, और ये इफ्लोरेसेंस दिखाता है, मतलब इसकी मिट्टी चमकती है, ठीक है। और यहाँ पे नमक बहुत ही ज़्यादा है। और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इरिगेशन जब बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे सिंचाई ज़्यादा होगा तो जितना ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, पानी जो होगा सूर्य का प्रकाश है तो पानी जो है वो उड़ जाएगा, और लेकिन पानी में नमक है, वो नमक बचा रहेगा और मिट्टी में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी हो जाएगा। उसी को हम लोग रेह या कोलर का मिट्टी बोलते हैं। तो ये हो गया। तो खादर हो गया, भाभर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि क्या देखा, भाभर का क्षेत्र, फिर तराई का, फिर बांगर का, फिर खादर का, फिर है डेल्टा का प्लेन, ठीक है। डेल्टा का प्लेन जो है, जब नदियाँ का स्पीड बहुत ही कम हो जाता है तो जो समुद्र में मिलती है तो बहुत सारा सेडिमेंट अपना इकट्ठा करती है, उसी को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा जो है जनरली भी शेप में होता है, मतलब इस तरह का शेप आपको डेल्टा को देखने को मिलेगा, ठीक है। यह इस तरह का देखने को मिलेगा जब नदियाँ अपना सेडिमेंट जो है ये जमा कर देगी, तो वी शेप में दिखता है, ठीक है। जैसे सुंदरबन डेल्टा या फीचर डे से मतलब इसमें ज़्यादा आपको ऊंचा उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा, ठीक है। 50 से 150 मीटर इसका बस ऊंचाई होता है मीन सी लेवल से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन को हम लोग रीजनल डिवीजन में क्षेत्र में क्या धारावाही बांट सकते हैं। जिस तरह हमने हिमालय को जो है बांटा था कि ये वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, उसी तरफ से आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन को भी हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं, जो सिंध में होगा, ठीक है। पंजाब सिंध में, पाकिस्तान का, इंडिया का, तो उसको बोलेंगे सिंध प्लेन, मतलब जो पाकिस्तान में है। राजस्थान में है तो राजस्थान प्लेन, पंजाब में है भारत में तो पंजाब प्लेन, गंगा के प्लेन को गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन को ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो सिंध प्लेन पाकिस्तान में देखते हैं, इसमें चूँकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से ये बनी हुई है, भांगर प्लेन इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको इसका विशेषता है, इसमें धोर रहता है और धांड रहता है। तो धोर्स क्या होता है दोस्तों, ये लंबा और संकरा डिप्रेशन मतलब गड्ढा होता है जो पुराने नदियों का रास्ता को बताता है, उसको बोलते हैं धोर। धांड क्या होता है, तो कुछ धोर्स में अल्कलाइन झील बन जाती है, ठीक है, उसको धांड बोला जाता है। और धोर हो या धांड हो, ये किसका है, सिंध प्लेन का विशेषता है, बांगर प्लेन का, ठीक। उसके बाद राजस्थान प्लेन है, तो राजस्थान ये अरावली है, तो अरावली के वेस्ट में, ये अरावली का ईस्ट है, ये अरावली के वेस्ट में आपको राजस्थान का प्लेन दिखेगा, जिसके और वो अनड्यूलेटिंग है, मतलब ज़्यादा आपको ऊंचा उतार चढ़ाव उसमें नहीं दिखेगा। और 325 मीटर जो है इसका आपका एलिवेशन है, मतलब ऊंचाई है मोटा मोटी, ठीक है। इसमें आपको इग्नियस रॉक्स भी मिलता है, जैसे नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट। इसका मतलब पता चलता है कि ये पेनिनसुलर प्लेटू आपको पता है इग्नियस रॉक से बना हुआ है। इससे पता चलता है कि राजस्थान का जो प्लेन है वो आपका कहीं ना कहीं जियोलॉजिकली आपका पेनिनसुलर प्लेटू से लिंक है, क्योंकि यहाँ भी आपको नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट जैसे इग्नियस रॉक्स मिल रहे हैं। फिर अरावली रेंज के और वेस्ट में हम जाएंगे तो राजस्थान का बागर क्षेत्र मिलता है, ठीक है। और एक एरिड प्लेन मिलता है जिसको मारवाड़ का प्लेन बोलते हैं। और उसके और वेस्ट में जाओगे तो थार डेजर्ट आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ देखिए, ये आपका जो है इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये हमारा अरावली है, तो यहाँ पे राजस्थान प्लेन, फिर मारवाड़ प्लेन है। और आप वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको थार डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारा जो है अरावली के वेस्ट में है, क्योंकि अरावली का जो ईस्ट है वो थोड़ा उपजाऊ वाला क्षेत्र है, क्योंकि मानसून वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन अरावली का जो वेस्ट है वहाँ पे मानसून उतना नहीं आता है, ठीक है। फिर जो बागर क्षेत्र है, यहाँ पे बागर जो क्षेत्र है राजस्थान का बागर क्षेत्र, ठीक है, जो आपका अरावली के वेस्ट में है, सेमी एरिड प्लेन, ठीक है। अर्ध शुष्क जो मैदानी क्षेत्र है उसको बागर प्लेन बोला जाता है। तो वो बागर प्लेन में छोटी छोटी नदियाँ जो है अरावली से निकलती है, मौसमी नदियाँ, ठीक है, और उसको फर्टाइल करती है। और वो एरिया जो फर्टाइल हो जाता है बागर क्षेत्र का छोटी छोटी नदियों से, जहाँ पे खेती करते हैं, तो वैसे एरिया को रोही बोला जाता है, ठीक। उसका थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट अरावली के पूरा वेस्ट में है,
बागर प्लेन के और वेस्ट में, ठीक है, और अरावली के नॉर्थ वेस्ट में बोलिए या फिर अरावली के वेस्ट में बोलिए, ठीक है। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। ये राजस्थान प्लेन में है। ये भी अनड्यूलेटिंग है, मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा वेवी नेचर ऐसे इस टाइप का है, ठीक है। इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून दिखेंगे और बर्चन दिखेंगे। बर्चन अब देखे भी होंगे, लेंस शेप का होता है, जब हमारा बालू जमा हो जाता है इस तरह के आकार का, तो उसको बर्चन बोला जाता है। इस तरह का आपको दिखेगा बर्चन, ठीक है। और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो डेजर्ट इसीलिए है। 15 सेंटीमीटर भी बारिश एक साल में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र को मरुस्थली बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। मरुस्थली जो क्षेत्र है वो मारवाड़ प्लेन का एक भाग है, ठीक है। तो मरुस्थली क्षेत्र को भी दो पार्ट में बांटा गया है। जो ईस्ट वाला मरुस्थली पार्ट है, ये मरुस्थली पूरा है, तो इसका ईस्ट पोर्शन हो गया। तो ईस्ट वाला पोर्शन में आप वो रॉकी है, पत्थर है। लेकिन अगर वेस्ट वाला पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पत्थर नहीं है बल्कि बालू है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में, वहाँ के राजस्थान के लोकल भाषा में जो सैंड ड्यून्स होता है वो आपका मरुस्थली का वेस्ट पार्ट में है, जिसको वो लोग ध्रियन बोलते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि यहाँ पे ये मेसोजोइक समय का में ये बना था और समुद्र के नीचे था, ठीक है। और पता कैसे चलता है, क्योंकि हमको समुद्र के अगर नीचे है तो मतलब मेरीन डिपॉजिट मिला होगा, समुद्री डिपॉजिट मिला होगा, है ना। तो ब्रह्मसार जो जैसलमेर के पास जगह है, वहाँ पे हमको लकड़ी का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। लकड़ी भी मिला है, वुड फोसिल्स और मेरीन डिपॉजिट भी मिला है, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट तो था, लेकिन अब यह डेजर्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इरोजन हुआ है हवा के द्वारा और वेदरिंग हुआ है, जिसके कारण पत्थर उत्थर टूट टूट के उड़ फुड़ के दूर चला गया और पूरा बालू का क्षेत्र जो है वो बन गया है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि एरिड एरिया है, तो एरिड एरिया में जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे आपको मशरूम रॉक्स भी मिलता है। मशरूम रॉक का मतलब मान लीजिए कोई पत्थर था, ठीक है। मान लीजिए ये पोर्शन जो है पत्थर का, ये वाला पोर्शन सॉफ्ट था, तो क्या होगा, हवा जब फ्लो हो रहा होगा तो ये नीचे वाला पोर्शन को वो क्या कर दिया होगा, उड़ा दिया होगा। क्या कर दिया होगा? उड़ा दिया होगा, ठीक है। और पत्थर जो है पहले जो ऐसा पत्थर था, अब नीचे वाला पोर्शन उड़ा दिया तो बस यही पोर्शन बचा, ठीक है। ये पोर्शन जो है उड़ के चला गया, ठीक है। क्या हो गया? उड़ के चला गया। तो कैसा आपको दिखेगा? मशरूम जैसा आपको देखने को मिलेगा कि ये मशरूम रॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग ड्यून्स भी मिलता है। ओएसिस, ओएसिस मतलब जो आपका डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल एरिया में जो गड्ढा बन जाता है, क्योंकि देखो ये मान लो बालू है, ठीक है, पूरा बालू है, तो यहाँ से हवा आ रहा है तो यहाँ का बालू उड़ा के ये दूर ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बीच में जो है एक गड्ढा टाइप का आकार बन जाएगा, उसको वो लोग ओएसिस बोलते हैं। और कभी कभी यहाँ पे बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो वो लोग पानी का भी यूज कर लेते हैं। और एग्रीकल्चर भी ओएसिस के अगल बगल होता है, थोड़ा हरा भरा भी रहता है, ठीक है। और ये भी आपको थार डेजर्ट के दक्षिण में, सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो थार डेजर्ट है उसको हम दो पार्ट में बांट के देख सकते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आपका सिंध की तरफ जाता है, ये पूरा थार डेजर्ट है, तो नॉर्दर्न पार्ट है जो है वो सिंध की तरफ है। और जो सदर्न पार्ट है वो आपका रन ऑफ कच्छ का रन की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन कौन सा नदियाँ हैं। अगर बात करें तो थार डेजर्ट में नदी जो है वो एफर्मल होता है। एफर्मल मतलब शॉर्ट लिव्ड, वो हमेशा नहीं रहेगा, मौसमी रहेगा, और उसका रास्ता जो रहेगा लंबाई बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है। कुछ दूरी तक चलता है, फिर वो गायब हो जाता है, किसी झील में मिल जाता है, और लोकल वहाँ पे झील को पलाया बोला जाता है, ठीक है। ये पलाया में नमकीन पलाया होता है, नमक का पानी होता है इसमें, नमकीन पानी, ठीक है। और इसलिए वहाँ पे पानी का चूँकि गर्मी बहुत है तो पानी से वो लोग वहाँ पे नमक भी बनाते हैं। थार डेजर्ट का इम्पोर्टेंट जो नदी है राजस्थान का वो है आपका लूनी नदी, ठीक है। लूनी जो नदी है थार डेजर्ट का इम्पोर्टेंट नदी है। और ये नदी जो है आपका अरेबियन सी में नहीं मिलता है, उसके पहले ही रन ऑफ कच्छ में जो है जाके लुप्त हो जाता है, ठीक है। लूनी नदी जिस एरिया से जाता है, ठीक है, ये उसके नॉर्थ वाले, जैसे ये लूनी नदी है तो लूनी नदी के नॉर्थ वाले एरिया को वो लोग थाली या सैंडी प्लेन, बालुई मैदान बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो लूनी नदी के नॉर्थ का जो एरिया है वो थाली या बलुई प्लेन बोला जाता है, बलुई मैदान बोला जाता है। फिर कुछ सलाइन झील, नमकीन झील भी है लूनी नदी के नॉर्थ में। इनलैंड ड्रेनेज होता है, इनलैंड मतलब अरावली से वहाँ पे नदियाँ वदियाँ उसमें आती है, ठीक है। और बहुत सारा झील भी है, सलाइन झील है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि
पानी उड़ जाता है और नमक बच जाता है और नमक का मात्रा जो है उस पानी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो सलाइन झील जो है वो बन जाता है, ठीक है, वहाँ से वो लोग जो है नमक भी बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो झील हैं नमकीन झील, वो कौन कौन सा झील है, जैसे जयपुर के आसपास है सांभर झील, इसके अलावा डिडवाना झील है, डेगना है, कच्छमान है, ये सब जो है आपका सैलाइन झील है। क्वेश्चन भी 2021 में यूपीएससी ने पूछा इसी से कि इंडिया के रेफरेंस में डिडवाना, कच्छमान और सारगोल और खाटू क्या है, तो ये सब जो है सैलाइन झील है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा एलिमिनेट करने का टेक्निक, तो देखिए खाटू जो है, अगर पता होगा खाटू श्याम हम लोग सुनते हैं, ठीक है, तो वो ग्लेशियर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत है, ठीक। मैनग्रोव, अगर आपको पता है भाई कि खाटू जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान में मैनग्रोव तो है नहीं, क्योंकि मैनग्रोव कोस्टल एरिया में होता है, तो ये भी नहीं है। फिर रामसर साइट, अगर रामसर साइट होता तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर सुनते हैं इनका नाम, क्योंकि भारत में रामसर साइट बहुत ज़्यादा नहीं है ना, सुनते ही कहीं ना कहीं, और 2021 में तो और कम होगा। तो डायरेक्ट आंसर जो बच गया वो बच गया सैलाइन झील। तो भले ही आपको सैलाइन झील नहीं पता था, सैलाइन लेक, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता था कि ये भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आपने नहीं सुना हो, तो फिर भी आप ऑप्शन के थ्रू उसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या पता जो है आपका टेक्निक लग जाता है। जनरली जो है यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन देता ही है कि आप एलिमिनेट करके जो है उसको नॉलेज के, मैं हमेशा बोलता हूँ LOR का ज़रूर प्रयोग करें, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। रीजनिंग मतलब ये चीज़ कि वो यहाँ पे नहीं हो सकता है, मतलब रीजन लगाइए कोई चीज़ पे, क्या ये डिडवाना ग्लेशियर है, तो आपको तर्क लगाइए, लॉजिक रीजन लगाइए, ठीक है, कारण, फिर लॉजिक लगाइए, तर्क लगाइए। ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपने कहीं पढ़ा है, देखा है बुक में कि अगर ग्लेशियर होता तो मैंने ज़रूर डिडवाना का नाम पढ़ता, अगर रामसर साइट होता तो ज़रूर पढ़ता, मैनग्रोव होता ज़रूर पढ़ता। तो ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप बुक में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, उससे भी आप लगाइए, या कहीं से आपने सुना है दोस्त से या अपने किसी टीचर से, तो वो सारा चीज़ को भी दिमाग लगा के यूज कीजिए, प्रीलिम्स निकालना आसान हो जाएगा। फिर है पंजाब प्लेन। पंजाब का मतलब होता है पंच, मतलब होता है पाँच, ठीक है, और आब मतलब होता है लैंड। तो जो ज़मीन जो है पांच नदियों के द्वारा सिंचित है, या 5 नदियों के द्वारा पानी उसमें लाया जाता है, उसको हम लोग पंजाब बोलते हैं। इसमें 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा दोआब है। दोआब क्या होता है, दो और आब, आब मतलब वाटर और दो मतलब टू। तो जहाँ जो ज़मीन दो लैंड के बीच में है, जैसे ये एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, दोनों मिल रही है, तो बीच में जो ज़मीन बना उसको हम लोग बोलते हैं दोआब, ठीक है। तो अलग अलग नदियों के द्वारा जो दोआब बनाया गया है उसको अलग अलग नाम है, जैसे ब्यास और सतलुज, तो बी और एस का लिया गया है, ब्यास और सतलुज का, तो बिस्ट बोल दिया गया है। तो बिस्ट दोआब जो है वो जालंधर दोआब भी बोलते हैं, जो ब्यास और सतलुज नदी के द्वारा बनाया गया है, बीच में है। फिर ब्यास और रावी में बारी बोला गया, ब्यास और रावी वो मांझा के पास है, या मांझा दोआब। फिर रचना दोआब में रावी और चेनाब नदी, तो रावी और चेनाब नदी में रचना दोआब। उसके बाद झेलम और चेनाब के बीच में झेच दोआब या फिर चाज दोआब, है ना, चा से हो गया चेनाब और जा से हो गया झेलम, ठीक है। फिर सिंध सागर दोआब, सिंध से सिंधु बना लीजिए, इंडस नदी को हिंदी में सिंधु बोलते हैं, और झेलम से सागर को याद कर सकते हैं। तो सिंध सागर दोआब झेलम और इंडस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ नदियाँ अपना जो है सेडिमेंट लेके आती है और धीरे धीरे करके जो है डिपॉजिट करती है, और उसी से वो जो है ये, जैसे मान लीजिए एक और कहीं दोआब है, तो जब नदी अपना सेडिमेंट लाती है तो ये डिपॉजिट करते रहती है, तो एक से दूसरे दोआब के बीच में अंतर करना डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म आपको स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा प्लेन का सबसे जो ईस्टर्न पार्ट है, मान लीजिए पंजाब हरियाणा प्लेन है, तो सबसे जो ईस्ट वाला पार्ट है इसका, उसको हम लोग दिल्ली अरावली की पहाड़ी बोलते हैं, दिल्ली अरावली पहाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नॉर्दर्न प्लेन चालू हो जाता है, तो इधर आपका इंडस नदी फ्लो कर लेती है, तो दिल्ली जो रिज है ना वो वाटर शेड का काम करता है, ठीक है। अभी हमने देखा करनाल भी वाटर शेड का काम करता है, तो अम्बाला, तो अम्बाला वाटर शेड का काम करता है, दिल्ली के आसपास अम्बाला भी है, तो ये वाटर शेड का काम करता है, जो इंडस नदी को गंगा नदी से अलग करता है, ठीक है। जिसके एक तरफ पंजाब प्लेन हो जाता है और दूसरे तरफ आपका गंगा का, अपर गंगा का प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्लेन के नॉर्थ में शिवालिक है ना, पंजाब गंगा प्लेन के नॉर्थ में क्या था, शिवालिक, शिवालिक के बाद ही ना प्लेन शुरू होता है, जैसा हमने आपको दिखाया अभी। तो उसके ऊपर में जो शिवालिक है उसको बहुत सारी नदियाँ जो है, लोकल नदियाँ या लोकल मतलब जो नाला वाला काटा है, ठीक है। तो लोकल नाला जो काटा है शिवालिक को, उसको चौस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौस। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गली बन चुका है, गली मतलब समझ रहे हो, जैसे ये कोई लैंड है तो बहुत सारा नदियाँ इसको काटा है, तो ये गली टाइप का यहाँ पे बन चुका है, गली गली बन चुका है, ठीक है। उसी तरह सतलुज नदी के दक्षिण में मालवा का क्षेत्र है,
पंजाब के मालवा का जो क्षेत्र है वो आपका एमपी, यूपी और राजस्थान और थोड़ा सा पंजाब ये सब के बॉर्डर पे आता है, ठीक है। और घग्गर और यमुना का जो प्लेन है उसके बीच का क्षेत्र को हम लोग हरियाणा ट्रैक्ट बोला जाता है। और हरियाणा जो ट्रैक्ट है वो आपका घग्गर नदी, घग्गर कौन सी नदी है? घग्गर नदी जो है सरस्वती नदी की नवीनतम नदी है। पहले ये सरस्वती नदी हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो घग्गर नदी है। तो जो जो हमारा हरियाणा ट्रैक्ट है जो घग्गर और यमुना नदी के बीच में है, वो वाटर डिवाइड का काम करता है। एक तरफ यमुना नदी हो जाता है, इधर सतलुज नदी हो गया और यह यमुना नदी, और बीच में कौन हो गया? आपका हरियाणा ट्रैक्ट जो आपका घग्गर और यमुना नदी के बीच में है, ठीक है। तो घग्गर नदी पहले जो है यमुना और सतलुज मतलब यमुना सतलुज के बीच में मेन नदी है। और ये सरस्वती नदी के पहले, इसके पहले जो सरस्वती नदी हुआ करती थी, अब ये नदी विलुप्त हो चुकी है, उसकी जगह घग्गर नदी है। फिर आप देखिए गंगा प्लेन के बारे में। तो गंगा का प्लेन जो है वो सबसे बड़ा, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में सबसे बड़ा प्लेन जो है वो गंगा का प्लेन है। वो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक चलता है। 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। मतलब ये सब मोटा मोटी उतना डेटा याद नहीं करने की जरूरत है, बस कॉन्सेप्ट समझिए। तो गंगा का प्लेन, गंगा का जो नदी है और बहुत सारी इसकी जो हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी है, वो एल्यूवियल डिपॉजिट लेके आती है और इस प्लेन में जमा करती है। इसके अलावा जो पेनिनसुलर नदियाँ भी है, जो गंगा की सहायक नदी है, जैसे चंबल है, चंबल जैसे जो गंगा की या गंगा की जो सहायक नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन और सोन, वो गंगा नदी को अलग अलग क्षेत्रों में बनाती है और सेडिमेंट लेके आती है और उसी से नॉर्दर्न प्लेन बना है। तो नॉर्दर्न प्लेन मुख्य रूप से हिमालय के द्वारा लाई गई नदियों के द्वारा बना है, जो गंगा का सहायक नदी। इसके अलावा पेनिनसुलर नदियाँ भी जो है, प्रायद्वीप पठार की नदियाँ भी जो है वो बनाई है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियाँ मतलब प्रायद्वीप पठार की नदियाँ। तो जब गंगा का प्लेन बनता है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप गंगा का प्लेन में जाते हैं तो शुरू वाले प्लेन को अपर गंगा बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये गंगा जा रही है, ठीक है, तो ये अपर गंगा हो गया, ये मिडिल गंगा हो गया और ये लोअर गंगा का प्लेन हो गया, ठीक है। तो जो लोअर गंगा का प्लेन है, जब गंगा कोलकाता के आसपास जाती है तो वहाँ पे, या फिर यूपी का सबसे ईस्ट में जाती है, तो वहाँ पे आपको नदी का फ्लो बहुत कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है और वो सेडिमेंट जाके डिपॉजिट कर देती है। उसी से ऑक्सबो लेक, रेवाइंस और लेवी, ब्लफ या मार्स बनता है, ठीक है। और यहाँ पे नदियाँ जो है अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है। जैसे कोसी नदी अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए फेमस है और इसी कारण बिहार में फ्लड भी आता है, बाढ़ भी आता है, और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का दुख भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए गंगा प्लेन को क्षेत्र के आधार पे अलग अलग में बांटा गया है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। तो अगर अपर गंगा प्लेन के बारे में बात करेंगे तो ये वेस्ट यूपी में है। जैसे इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे रोहिलखंड जो है आपका गंगा प्लेन का सबसे नॉर्थ का पार्ट है जो यूपी में है। गंगा यमुना दोआब एक प्लेन है जो आपका गंगा यमुना दोआब के बीच में, और भारत का सबसे बड़ा ये दोआब है, मतलब जो दो नदी के बीच के स्थित एरिया को, सिचुएटेड एरिया को दोआब बोलते हैं। और यमुना चंबल का बेसिन है और यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है, क्योंकि चंबल जो नदी है वो उस एरिया को बहुत ही ज़्यादा काट दिया है, इरोजन कर दिया है, जिसके कारण वो अनफर्टाइल हो गया और चंबल का डाकू आपने सुना होगा, बीहड़ का निर्माण हुआ है। तो ये अपर गंगा का प्लेन है। फिर मिडिल गंगा प्लेन में नदी जो है, अपर गंगा प्लेन में नदी का स्पीड थोड़ा अच्छा फास्ट होता है, मिडिल गंगा में थोड़ा सा स्पीड स्लो होगा। और ये मिडिल गंगा प्लेन जो है यूपी और बिहार में है, इसका नाम अवध प्लेन है। कहाँ पे? ये गंगा प्लेन का सेंट्रल पार्ट है वो यूपी में है, मिथिला प्लेन नेपाल और बिहार में है, ठीक है, और मगध प्लेन वो बिहार में। फिर लोअर गंगा प्लेन जो है वो आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। यहाँ पे नदी का स्पीड बहुत ही स्लो हो जाता है और नदी जो है अपना सेडिमेंट लेके जमा कर देती है सेडिमेंट। तो नदी जो है अलग अलग धाराओं में बट जाती है, इसी को ब्रेडेड चैनल बोला जाता है। जब नदी का स्पीड बहुत कम हो जाता है तो वो अपना जो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट करते रहती है और उसके कारण बहुत ज़्यादा एक नदी जो है अनेक धाराओं में बट जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और वो उस एरिया को ब्रेडेड चैनल बोला जाता है, जिसमें झील, दलदल या डेल्टा प्लेन आता है। लोअर गंगा प्लेन में ही सुंदरबन डेल्टा है जो मैंग्रोव के लिए फेमस है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका 1/3 जो है भारत में है और 2/3 जो है 2/3 वो आपका बांग्लादेश में है। उसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन को जो है असम की घाटी भी बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है ब्रह्मपुत्रा का वो जो इंडिया में है वो आपका असम में ही है। ऐसे तो ब्रह्मपुत्रा में मेनली चाइना में, इंडिया की बात करें क्योंकि हम लोग इंडिया का प्लेन पढ़ रहे हैं, तो इसको मैक्सिमम पोर्शन जो है ब्रह्मपुत्रा का असम में है, इसलिए इसको असम वैली भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में देखेंगे तो इसके नॉर्थ में आपको ईस्टर्न हिमालय दिखेगा,
ठीक है। ईस्ट में आपको पटकाई और नागा हिल्स है ना। और वेस्ट में आपको गैरो खासी जैंतिया मिकिर हिल्स दिखेगा, मतलब साउथ में, ठीक है। गैरो खासी जैंतिया जो मेघालय का पार्ट है, क्योंकि असम के साउथ में क्या है, मेघालय, तो वहाँ पे गैरो खासी जैंतिया और मिकिर हिल्स दिखेगा। और इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो आपको, और लोअर गंगा का प्लेन ये आपको वेस्ट में दिखेगा। तो ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्ट सॉरी मतलब नॉर्थ में क्या है, ईस्टर्न हिमालय, ईस्ट में क्या है आपका पटकाई हिल्स और नागा हिल्स, वेस्ट में क्या है आपका इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर और लोअर गंगा प्लेन, और साउथ में क्या है गैरो खासी जैंतिया का हिल्स और मिकिर हिल्स। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसे याद क्या करना है, इसको मतलब ध्यान रखना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी अपना सेडिमेंट लेके आती है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा इरोजन जो है कौन सी नदी करती है या कहाँ पे होता है, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में होता है ना, क्योंकि नदी का स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती है, पूरा इरोड कर देती है उस एरिया को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इरोजन वाला अगर एरिया आपको पूछेगा तो पूरे भारत में एरिया वाइज, तो कौन सा होगा, ब्रह्मपुत्र का प्लेन होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो असम का प्लेन है वहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे नदी जो है अपने सहायक नदियों से मिलती है, और यहाँ पे आइलैंड्स भी बनता है, क्योंकि नदी अपना सेडिमेंट लेके आती है बहुत सारा, नदी का स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है और मजूली आइलैंड बनता है। मजूली आइलैंड जो है नदी द्वीप है, नदी के द्वारा सेडिमेंट ला के बनाया गया। जैसे जनरली द्वीप जो बनता है वो आपका ओशियन में बनता है, समुद्र में, ठीक है। लेकिन मजूली जो आइलैंड है वो आपका नदियों के द्वारा, जैसे नदी आ रही है, ठीक है ना, और ये अपना सेडिमेंट अगर कहीं इकट्ठा कर दे रही, इकट्ठा करिए, तो उसके बाद नदी जो है अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, और ये जो है एक लैंड टाइप का द्वीप बन जाएगा, और नदी अपना इधर से चली जाएगी, इधर से पूरा पानी, और बीच में एक आपका आइलैंड टाइप का बन जाएगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप। और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, जिसका नाम है मजूली आइलैंड। ये और कौन सा द्वीप है, रिवराइन द्वीप है, समुद्र वाला द्वीप नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिएंडर करती है, मतलब अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है, और गोखरू झील, ऑक्सबो झील का भी निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद नदी जो है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी बनाती है ना। नदी जा रही है तो बीच में सेडिमेंट लाई, जमा करी, तो बहुत सारा आइलैंड बन जाता है। तो उस एरिया को, या उस जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, नदी द्वीप है जो नदी बनाई है, उसको बोलते हैं चार्स। क्या बोलते हैं, चार्स। और यहाँ पे जो कि नदी का स्पीड धीरे धीरे तो कम भी हो जाता है, क्योंकि आइलैंड बीच में आ जाता है, रिवराइन आइलैंड बन जाता है, तो मार्सी लैंड भी वहाँ पे बन जाता है, ठीक है, मार्सी एरिया भी बन जाता है, ठीक है। अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में, सुंदरबन। तो गंगा नदी इधर से आ रही है, ठीक है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। गंगा नदी को बोलते हैं पद्मा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं। दोनों नदी जब मिलता है तो मेघना नदी कहलाता है, ठीक है। और बराक नदी जो है सहायक नदी है किसकी, मेघना नदी की, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा क्या होता है, जब नदी अपना सेडिमेंट समुद्र में जमा करती है तो एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया बन जाता है, जिसको डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा का निर्माण जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के द्वारा बनाया गया है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पे सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा, वन मतलब होता है फॉरेस्ट, और सुंदर मतलब सुंदरी नाम का ट्री होता है। तो एक जंगल टाइप का एरिया बन जाता है जिसको मैनग्रोव बोलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला डेल्टा है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये सुंदरी ट्री यहाँ पे मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ पे आपको बाघ मिलता है, ठीक है। सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट भी बांग्लादेश का है, विश्व का सबसे बड़ा जो है मैनग्रोव है, जंगल है ना। क्योंकि सुंदरबन 2/3 कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, 1/3 1/3 कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे आपको एस्चुरी मिलेगा, मड फ्लैट, मैनग्रोव, स्वाम्प, सैंड बैंक्स, आइलैंड और फोरलैंड, ये सब मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लैंड्स जो स्लोप है, ज़्यादा ढलाव नहीं है, बहुत ही प्लेन एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए समुद्र का जब स्तर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये डूब जाता है, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे नहीं है, ठीक है। फिर इंडो गंगेटिक जो ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है उसका क्या क्या महत्व है वो देखते हैं। तो जहाँ भी प्लेन होगा दोस्तों वो नदी वादी है, ठीक है। तो जहाँ भी प्लेन होगा, नदी वादी है, मैदान वहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। विश्व का 25% आबादी जो है ये इसी प्लेन में रहता है। एग्रीकल्चर होगा क्योंकि फर्टाइल सॉइल है, साथ ही साथ सदाबहार नदियाँ हैं तो पानी वानी का कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ पंजाब हरियाणा में इरिगेशन के कारण भी यूपी ये सब का जो एरिया है उसको भारत का अनाज का भंडार भी बोला जाता है। जिस तरह से विश्व का अनाज का भंडार कौन है, प्रेरी घास का मैदान है, ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। उसी तरह से भारत के घास अन्न का भंडार, ठीक है। विश्व का जो अनाज का भंडार कौन सा है, ग्रेनरी, वो प्रेरी है, वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। भारत का कौन सा है, वो आपका
पंजाब हरियाणा और वेस्ट यूपी का पार्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा क्योंकि यहाँ पे रोड वोड बनाना बहुत ही आसान होता है प्लेन एरिया में, है ना। कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, बहुत सारा हिंदूज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति और सूफी मूवमेंट का ये केंद्र भी रहा है। यूपीएससी ने इसे 2000 में क्वेश्चन पूछा था। एसेशन रीजन कथन है कि गंगा प्लेन जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है भारत का, ठीक है, सही है। तो बोला गंगा इज़ द मोस्ट हार्नेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है सबसे ज़्यादा हार्नेस्ट मतलब यूज में हुआ नदी है। तो ये तो सही है और ये भी सही है, लेकिन ये बताइए कि क्या गंगा सबसे ज़्यादा हार्नेस्ट नदी है इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड है? नहीं, गंगा प्लेन इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है क्योंकि वो प्लेन एरिया है ना। इसलिए नहीं है कि गंगा सबसे ज़्यादा वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अगर गंगा कहीं और होता तो भले यूज होता और नदी जगह, लेकिन गंगा प्लेन इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन है, सिर्फ नदी के कारण पॉपुलेशन नहीं है। वहाँ का मिट्टी उपजाऊ है, एरिया समतल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तो आर सही है, ए भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जब भी कथन कारण हो तो आपको देखना है कि भाई सबसे पहले देखिए कि दोनों सही है या नहीं। अगर दोनों में से एक भी गलत होगा तो डायरेक्ट आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, सी और डी में से है। अगर आर गलत है तो सी होगा और डी गलत है मतलब या ए गलत है तो डी होगा। लेकिन अगर दोनों सही है तो फिर देखिए कि क्या कारण ये जो है इसको बता रहा है क्या कि गंगा प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड इसलिए है क्योंकि गंगा सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ नदी है। क्या वहाँ पे किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन है क्या सिर्फ गंगा उस नदी को यूज करने से होता है? अगर गंगा नदी मान लो नहीं होता, मैदान का क्षेत्र होता मान लो, तो क्या उस एरिया पॉपुलेशन नहीं होता, ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके बाद 2011 में पूछा कि जो लोअर गंगा प्लेन है, मतलब जो आपका लोअर गंगा प्लेन कहाँ पे है? बांग्लादेश और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। बोल रहा है कि वहाँ का वेदर जो है ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे और हाई टेम्परेचर है सालों भर। तो इनमें से कौन सा क्रॉप को वहाँ पे लगा सकते हो? चावल और कॉटन। कॉटन कहाँ लगता है दोस्तों? ये आपका ब्लैक सॉइल चाहिए, लेकिन गंगा प्लेन में क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल, इसलिए इसको एलिमिनेट करिए, नहीं होगा। फिर वीट एंड जूट, ठीक है। उसके बाद है पैडी एंड जूट और वीट एंड कॉटन। कॉटन जहाँ है वो हटा दीजिए। आप देखिए वीट जो है, वीट कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? आपको पता है पंजाब हरियाणा के एरिया में होता है। वीट जो है वो रबी क्रॉप है, ठीक है। अगर कहीं राइट और ह्यूमिड अगर क्लाइमेट है तो ह्यूमिड क्लाइमेट में आप गेहूँ नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए थोड़ा कूल क्लाइमेट भी चाहिए, है ना, क्योंकि वो ठंडे के मौसम में लगता है, ठीक है। वीट मतलब ये रबी क्रॉप, तो ये गलत हो गया। अब पैडी जो है खरीफ क्रॉप है और जूट भी आपका, उसमें भी खूब सारा पानी चाहिए। और जूट आपको पता है कि जूट का मिल आपका बांग्लादेश में हुआ करता था, बंगाल में भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। भले आपको नहीं पता था बाकी ऑप्शन के बारे में, लेकिन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ। तो चावल जो है ये 8 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होता है और किसी भी हाइट पे चावल जनरली लग जाता है, यहाँ तक कि समुद्र तल से 3 किलोमीटर ऊंचाई पे भी लगा सकते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसको गर्म और जो है ह्यूमिड आर्द्र जो है जलवायु इसको पसंद है, ठीक है। सनसाइन अच्छा खासा होना चाहिए, गर्मी के मौसम में तो धूप भी इसको चाहिए, पानी भी चाहिए, ठीक है। वर्षा में इसको बारिश भी चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चाहिए और 40 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये सह सकता है। जूट जो है वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगेगा, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु में, और रेनफॉल सालों भर अच्छा खासा चाहिए 250 सेंटीमीटर से, ठीक है। और ये आपको उस एरिया में ज़्यादा लगता है जहाँ पे पानी जो है कम नहीं होना चाहिए, पानी अधिक होना चाहिए और पानी लगातार होना चाहिए और वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर पानी जमा होगा तो जूट जो है सड़ जाएगा, ठीक है। वेदर टेम्परेचर भी 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास मोटा मोटी होना चाहिए, 15 से 34 डिग्री, ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये सारा चीज़, तो आंसर क्या होगा? पैडी एंड वीट। तो इस तरह से 5वां चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। टोटल इसमें 13 चैप्टर है, ठीक है। तो 5 चैप्टर हमने 2 दिन में पढ़ लिया, अभी खत्म नहीं हुआ है आज का क्लास, और हम लोग अभी 3 से 4 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो छठा जो चैप्टर है दोस्तों वो है पेनिनसुलर प्लेटू का, ठीक है। तो ये जो है आपका मैप दिया हुआ है इंडिया का, पेनिनसुलर प्लेटू का। तो देखिए पेनिनसुलर प्लेटू को हम लोग अगर देखें बांट के, तो यहाँ पे मरुस्थली है राजस्थान में, उसके नीचे मारवाड़ या मेवाड़ का प्लेट है, फिर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, फिर ईस्ट राजस्थान का अपलैंड्स है, यहाँ कच्छ पेनिनसुला है, एक काठियावाड़ है, ये गुजरात प्लेन्स है, यहाँ पे मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू राजस्थान, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बगल में इसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। उसका यहाँ देखिए महाभारत रेंज, उसके बगल में बुंदेलखंड, फिर उसके बगल में बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर का प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर में आता है आपका हजारीबाग प्लेटू, रांची प्लेटू, रामगढ़ हिल्स, ठीक है, गरजत प्लेन्स, महानदी
और दंडकारण्य, ये सब छोटा नागपुर ये सब के अंदर में आता है। सेंट्रल हाईलैंड्स में ये सारा चीज़ आएगा, महाभारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। फिर मालवा प्लेटू सब ये सेंट्रल हाईलैंड्स में आएगा। फिर यहाँ पे है विंध्या रेंज, उसके नीचे नर्मदा नदी बहती है उसके बगल में, और उसके बगल में है सतपुरा। यहाँ पे आपका मैकाल रेंज है, ठीक है। उसके बाद सतपुरा के नीचे महाराष्ट्र प्लेटू है, उसके बगल में तेलंगाना है नीचे। फिर इधर है कर्नाटका प्लेटू, ठीक। इधर ईस्टर्न घाट है पूरा, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में के आसपास मिलती है, शेषाचलम हिल्स के पास, ठीक है। उसके बाद ये तमिलनाडु का प्लेन्स हो गया, ये आंध्रा का प्लेन हो गया, ये उड़ीसा का प्लेन हो गया। उसका देखिए गारो खासी जयंतिया और जो कार्बी आंगलोंग है वो आपका डेक्कन प्लेटू का ही एक एक्सटेंशन है, लेकिन बीच में मालदा फॉल्ट है, जिसके कारण जो है नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का जो ये माउंटेन है मेघालय का, वो आपका बाकी पेंसिल प्लेटू से अलग हो गया, क्योंकि बीच में मालदा फॉल्ट है। फिर उसको नदियों ने सेडिमेंट ला के भर दिया और प्लेन एरिया बन गया, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का प्लेन एरिया, ठीक है। फिर राजमहल का जो पहाड़ी है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे, ये हो गया। अब देखिए जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री है, तो उससे नीचे आएंगे 22 डिग्री थोड़ा, मतलब तो आएगा आपका 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसके दक्षिण में आपको जो है भारत का पेनिनसुला है। अब इंडियन जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है वो ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और इसमें 400 साल पुराना जो है आर्किया नीस और सिस्ट का पत्थर है, ठीक है। और ये बना कैसे, तो गोंडवाना जो लैंड था वो टूटा 2 पार्ट में, ठीक है, और मतलब उसका अलग अलग टुकड़ा हुआ, और उसी का पार्ट हमारा ये है आपका कौन, पेनिनसुलर प्लेटू, जो वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा बना है। चूँकि बहुत पुराना है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये स्टेबल है, ठीक है। अगर एरिया का बात करेंगे तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है, और एलिवेशन देखेंगे तो 600 से 900 मीटर इसका एलिवेशन है, ठीक है। और बहुत सदियों से जो है ये सी लेवल के ऊपर रहा है, खाली कुछ ही एरिया जो है सी लेवल के नीचे है। इसका सबसे आउटर मतलब बाहर का जो हम देखेंगे कि कहाँ विस्तार, तो दिल्ली रिज, नॉर्थ में दिल्ली रिज है, दिल्ली की पर्वत चोटी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ईस्ट में, गिर रेंज है वेस्ट में, और कार्डमम हिल है साउथ में। तो ये आपका डेक्कन प्लेटू का जो है वो विस्तार है। दिल्ली रिज नॉर्थ में, ईस्ट में राजमहल की पहाड़ियाँ, वेस्ट में गिर की पहाड़ियाँ, ठीक है, और साउथ में कार्डमम की पहाड़ियाँ। फिर कार्बी आंगलोंग और जो मेघालय प्लेटू है नॉर्थ ईस्ट में, और राजस्थान जो है वो इसी का एक एक्सटेंशन है। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे तो इसमें पूरा साउथ इंडिया आता है, डेक्कन प्लेटू आता है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आता है, सेंट्रल इंडिया, अरावली, राजमहल की पहाड़ी, मेघालय की का प्लेटू, कच्छ और काठियावाड़ जो गुजरात का है वो क्षेत्र इसमें आता है। अधिकांश जो है मोस्ट पेनिनसुलर जो नदियाँ हैं, पेनिनसुलर नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ, वो आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, ठीक है। कुछ ही नदियाँ जो है आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, जिसमें नदियों का नाम है नर्मदा, तापी, और भी कुछ कुछ नदियाँ हैं। नर्मदा तापी जो है आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ठीक है। भले स्लोप जो है ढलाव आप देखोगे तो पश्चिम से पूरब के, पश्चिम में ऊँचा है और पूरब में कम है, वेस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट में कम है, लेकिन तभी जो है नदियाँ आपको वेस्ट से ईस्ट में जाती है। लेकिन नर्मदा और तापी जो है आपका ढलाव के विपरीत जाती है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली भ्रंश खाड़ी में जो है वो बहती है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू का बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टमेंट और पानी में डूबा है, क्रस्टल फॉल्टिंग ये सब हुआ है, और भीमा फॉल्ट का भी निर्माण हुआ है, जो सिस्मिक एक्टिविटी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भूकंपीय गतिविधियाँ, ठीक है, भीमा फॉल्ट में, जो आपका भीमा नदी के पास है। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। अगर पेनिनसुलर प्लेटू का हम लोग डिवीज़न देखें, भाग देखें, है ना, तो पेनिनसुलर प्लेटू का हम लोग विभाजन के बारे में देखते हैं, भाग के बारे में देखते हैं। तो मेवाड़ प्लेटू या मारवाड़ प्लेटू, ये आपका ये राजस्थान है, तो राजस्थान के ईस्ट में जो है ये है, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान में, और अरावली के ईस्ट में, ये अरावली है तो अरावली के ईस्ट में है और ईस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। इसमें सैंडस्टोन, चूना पत्थर, सेल और सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर, और लाइमस्टोन चूना पत्थर मिलता है, जो विंध्यन समय का है, ठीक है। एलिवेशन इसका है 250 से 500 मीटर।
तो मारवाड़ प्लेन जो है आपका, देखो मारवाड़ अगर प्लेटू बोलेगा ना तो ये अरावली के ईस्ट में है, अगर मारवाड़ प्लेन की बात करेगा तो अरावली के वेस्ट में है, याद रखिएगा। तो मारवाड़ अगर मैदान का बात करेगा तो क्योंकि जो मैदानी एरिया है वो आपका अरावली के वेस्ट में ही है, तो मारवाड़ प्लेन भी अरावली के वेस्ट में है, ठीक है। लेकिन मारवाड़ जो प्लेटू है, पठार जो है, या मेवाड़ प्लेटू या पठार, वो कहाँ है, अरावली के ईस्ट में है, ठीक है। इससे जो है बनास नदी निकलती है, बनास नदी जो है चंबल नदी में फ्लो होती है, और चंबल नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो बनास नदी जो है अपने ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, जैसे उसकी सहायक नदी है बिराज नदी, खारी नदी के साथ, और अरावली से निकलती है और चंबल में मिलती है, ठीक है, और रोलिंग प्लेन बनाती है। यहाँ पे नदी इरोजन करती है और रोलिंग प्लेन बनाती है प्लेटू में। रोलिंग प्लेन क्या होता है, रोलिंग प्लेन जो है पूरी तरह से फ्लैट नहीं होता है, बीच में आपको थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा, तो इसको रोलिंग प्लेन बोलते हैं। तो रोलिंग प्लेन कौन बनाता है, नदी जब इरोजन करती है, ठीक है, प्लेटू का, तो फिर बीच बीच में जो हार्ड रॉक होता है वो बच जाता है और सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाता है, तो उसी को रोलिंग प्लेन बोलते हैं। जैसे अमेरिका का प्रेरी का जो मैदान है वो रोलिंग प्लेन है, उसी तरह राजस्थान में भी रोलिंग प्लेन बनाता है कौन, बनास की नदी और सहायक उसकी नदियाँ। फिर है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड भी एक हमारा जो है प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। इसको सेंट्रल हाईलैंड को मध्य भारत का पठार भी बोलते हैं, ठीक है, मध्य भारत का प्लेटू भी बोलते हैं। ये आपका डेक्कन प्लेटू का सबसे नॉर्थ का पॉइंट है, नॉर्थ का बाउंड्री है। तो जैसे देखिए ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है, तो जो डेक्कन प्लेटू है ये सबसे उसका नॉर्थ का पोजीशन है, ठीक है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, डेक्कन प्लेटू का, ठीक है। इधर आपका राजस्थान था, ठीक है, ये अरावली था, तो अरावली के ईस्ट में कौन सा है आपका, हमने देखा मारवाड़ या मेवाड़ का प्लेटू, और यहीं पे आपका कौन सा है, मध्य भारत का प्लेटू या फिर सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटू के ईस्ट में है, ठीक है। और ये रेलिक माउंटेन मतलब जब जो माउंटेन का बहुत ही ज़्यादा इरोजन हो जाता है, ठीक है, डेन्यूड हो जाता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा ज्वाइंट सब जब बन जाते हैं, तो जो माउंटेन बच जाता है उसको हम लोग रेलिक माउंटेन बोलते हैं। जैसे अरावली जो है वो रेलिक माउंटेन है, उसी तरह से सेंट्रल हाईलैंड्स भी है, वो भी आपका रेलिक माउंटेन है, ठीक है। ये इसका जो विड्थ जो चौड़ाई होता है वो वेस्ट में ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ मूव करोगे वो संकरा होते जाएगा, पतला होते जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको चूना जो है सैंड स्टोन मतलब बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। इसमें भी चंबल नदी फ्लो करती है, और चंबल नदी रिफ्ट वैली भ्रंश की खाड़ी बनाती है, ठीक है। इसके अलावा चंबल नदी की जो मेन सहायक नदी है काली सिंध है, बनास और पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ में, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, उसके नॉर्थ में आपको चंबल का बीहड़ मिलेगा, चंबल रेवाइन मिलेगा। फिर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है आपका मध्य भारत का पठार, उसके हमारा ईस्ट में है, ठीक है। तो ये मध्य भारत पठार है, ठीक है, उसके ईस्ट में कौन सा है हमारा, बुंदेलखंड है। तो मतलब बुंदेलखंड का वेस्ट में कौन सा है, मध्य भारत का पठार है। उसके बाद बुंदेलखंड का साउथ में कौन सा है, मालवा का पठार है। बुंदेलखंड का ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ ईस्ट हो गया, वहाँ पे कौन है, विंध्या का माउंटेन है, ठीक है। और यमुना नदी जो है बुंदेलखंड के नॉर्थ में है, तो बुंदेलखंड के नॉर्थ में यमुना नदी है, ठीक है। वेस्ट में सेंट्रल हाईलैंड मध्य भारत है, ईस्ट में आपका विंध्या, और साउथ ईस्ट में भी विंध्या है, और मालवा प्लेटू वो साउथ में है, ठीक है। इसमें आपको बेतवा और केन नदी जो है फ्लो होती है, केन और बेतवा दोनों जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ भी नदी जो अपना इरोजन करती है, और प्लेटू जो है वो अनइवन है, मतलब समतल नहीं है, उतार चढ़ाव उसमें भी है, जिसके कारण वो वहाँ पे कल्टीवेशन हम लोग बुंदेलखंड में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बुंदेलखंड जो है वो बैकवर्ड रीजन है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो है वो विंध्या का में स्थित है, ठीक है। और ये आपका मालवा प्लेटू आपका राजस्थान, एमपी और यूपी में स्थित है, ठीक है। ये अरावली, ये मान लो मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू के वेस्ट में आपको अरावली दिखेगा, नॉर्थ में आपको मध्य भारत का पठार सेंट्रल हाईलैंड दिखेगा, ईस्ट में आपको बुंदेलखंड दिखेगा, ठीक, मतलब यहाँ पे होगा बुंदेलखंड, है ना, तभी ना बुंदेलखंड के वेस्ट में आपका ये है मालवा का प्लेटू। यहाँ भी बहुत सारी नदियाँ फ्लो होती है, चंबल नदी से फ्लो होती है, ठीक है। इसके अलावा मालवा पठार से दो धाराएं निकलती है, दो प्रवाह तंत्र है, एक जाता है अरेबियन सी की तरफ और दूसरे जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो नर्मदा और तापी जो है वो आपका, नर्मदा तापी और माही जो है वो आपका अरेबियन सी की तरफ, अरब की खाड़ी की तरफ जाती है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ चंबल बेतवा जाती है, जो यमुना को ज्वाइन करती है। फिर बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड जो है ये मैकाल रेंज है मान लो, ठीक है। तो मैकाल रेंज के नॉर्थ में
यहाँ पे आपका बघेलखंड है, ठीक है। और ये सोन नदी से नॉर्थ में घिरी हुई है, सोन नदी से, ठीक है। यहाँ भी आपको चूना पत्थर और बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा और ग्रेनाइट भी आपको देखने को मिलता है। इसका भी टोपोग्राफी अनइवन है, ठीक है। और ये जो प्लेटू है वो आपका 2 वाटर डिवाइड का काम करता है, ठीक है। नॉर्थ जो है इधर से नॉर्थ की ओर निकल जाता है यह सोन नदी, और साउथ की से महानदी जो है वो निकल जाता है बघेलखंड से, ठीक है। फिर है छोटा नागपुर प्लेटू। ये इंडियन पेनिनसुला का, ये इंडियन पेनिनसुला है वो उसका नॉर्थ हमारा ईस्ट में स्थित है, ठीक है। ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है। ये गोंडवाना रॉक से बना हुआ है, इसमें गोंडवाना कोयला भी मिलता है। यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज है, रेडियल ड्रेनेज मतलब ये सेंट्रल हाईलैंड, मतलब हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटू की ऊंचाई पे है, इससे बहुत सारी नदियाँ जो है निकलती है। तो जब किसी ऊंचे स्थान से नदियाँ बाहर की ओर जा रही है तो उसको हम लोग रेडियल पैटर्न बोलते हैं। जैसे दामोदर है, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल नदी, साउथ कोयल नदी और बराकर नदी है। छोटा नागपुर प्लेटू का के अंदर ही हजारीबाग का प्लेटू आता है जो आपका दामोदर नदी के नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये दामोदर नदी हुआ, तो दामोदर नदी के नॉर्थ में हम देखेंगे कि हजारीबाग का प्लेटू है, ठीक है। ये पेनी प्लेन है, पेनी प्लेन ऑलरेडी हमने आपको बताया है, जो पूरी तरह से प्लेन होता है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको छोटा छोटा हिल्स टाइप का दिखेगा। फिर रांची प्लेटू है, तो दामोदर वैली के नॉर्थ में हजारीबाग है और दामोदर वैली के साउथ में आपको देखने को क्या मिलेगा, रांची का प्लेटू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मोनाइड नॉक्स है, मोनाइड नॉक्स मतलब पूरा प्लेन और बीच में से करके पहाड़ टाइप आपको देखने को मिलेगा। फिर राजमहल की पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी जो है वो छोटा नागपुर का, चूँकि छोटा नागपुर का ही है, अंदर में राजमहल पहाड़ी आता है। तो छोटा नागपुर प्लेटू का सबसे उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है वो राजमहल हिल्स है, ठीक है। ये इसको भी बहुत सारी नदियाँ काटती है और इसमें बसाल्ट है, बसाल्ट मतलब आप समझ रहे हो, ये आपका इग्नियस मटेरियल है ना, जो आसानी से फ्लो होता है। इसलिए यहाँ का जो राजमहल हिल है वो उतना ज़्यादा ऊंचा आपको देखने को नहीं मिलेगा और वो थोड़ा प्लेन टाइप का दिखेगा। तो पेनी प्लेन क्या होता है मैंने बताया, पूरी तरह से प्लेन होगा, बीच में थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा। मोनेडनॉक्स क्या होता है, पूरा प्लेन होता है लेकिन बीच में एक पहाड़ टाइप का दिखेगा, ठीक है। चारों दोनों तरफ से प्लेन, उसको मोनेडनॉक बोलते हैं। तो रांची क्या है, मोनेडनॉक है। उसके बाद डेक्कन प्लेटू की तरफ देखते हैं, तो डेक्कन प्लेटू जो है दोस्तों वो ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेटू का सबसे बड़ा है। पेनिनसुलर प्लेटू पूरा मतलब समझ लिया ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, मकर रेखा से पूरा नीचे की ओर पेनिनसुलर प्लेटू है। उसका एक पोर्शन है डेक्कन प्लेटू जो ट्रायंगुलर शेप में है। बहुत सारी नदियाँ जो इसको अलग अलग में काट देती है, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र प्लेटू, ये सारा चीज़। तो सतपुरा और विंध्या नदी जो है डेक्कन प्लेटू का नॉर्थ वेस्ट में है, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पे है। महादेव की पहाड़ी जो है वो आपका नॉर्थ में है, ठीक। और वेस्टर्न घाट जो है वो आपका ईस्ट में है, ठीक। और ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट ईस्ट में। महादेव की पहाड़ी आपका नॉर्थ में है और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आपको सतपुरा और विंध्या देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ इसे क्रॉस करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। और जो एलिवेशन है, स्लोप जो है ढलान, वो आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर है, तभी बहुत सारी नदियाँ जो है वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, जो इसके अंदर आता है, जैसे महाराष्ट्र का प्लेटू। तो महाराष्ट्र का जो प्लेटू है वो डेक्कन प्लेटू का सबसे नॉर्थ का पॉइंट है, ठीक है। इसमें बसाल्टिक रॉक बना हुआ है, जब नीचे से हमारा मैग्मा आया लावा के फॉर्म में तो बसाल्ट भी आया और वो पूरा डिपॉजिट हुआ, तो उसे डेक्कन ट्रैप बना। और यहाँ पे जो टोपोग्राफी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रोलिंग प्लेन है, चूँकि उतार चढ़ाव था लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इरोजन हो गया, तो रोलिंग प्लेन बन गया, मतलब पूरा समतल टाइप का बन गया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको उतार चढ़ाव दिखेगा, ठीक है। इसमें गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदी इसको फ्लो करती है। और यहाँ पे पूरा एरिया जो है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी से घिरी हुई है, और काली मिट्टी को लोकल भाषा में रेगुर भी बोलते हैं। फिर है कर्नाटका का प्लेटू या मैसूर प्लेटू। तो आपको पता है महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र है, तो उसी के नीचे कर्नाटक है, तो यहीं पे जो प्लेटू है वो कर्नाटका प्लेटू हो गया। मतलब महाराष्ट्र प्लेटू के साउथ में जो है आपका कर्नाटका का प्लेटू है। इसका हाइट इतना है, हाइट इंपॉर्टेंट याद करना नहीं है, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ इसे क्रॉस करती है। और ये जो कर्नाटका प्लेटू है, जिसको मैसूर प्लेटू बोलते हैं, उसको हम लोग 2 क्षेत्र में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं मालनाड और दूसरे को बोलते हैं मैदान, ठीक है। तो जो मलनाड है उसमें आपको गहरा घाटी दिखेगा और घने जंगल दिखेंगे, लेकिन जो मैदान का क्षेत्र है ये आपको रोलिंग प्लेन है और इसमें छोटा छोटा हाइट का ग्रेनाइट का हिल दिखेगा, ठीक। जो भी हिल्स है वो या तो वेस्टर्न घाट के पैरेलल है, ऐसे है, या वेस्टर्न घाट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हाईएस्ट जो पीक है आपका कर्नाटका या मैसूर प्लेटू का, उसको बोलते हैं मुलानगिरी, जो आपका बाबा बुधान हिल्स, चिकमंगलूर, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। उसके बाद प्लेटू जो है वेस्टर्न घाट
से लेके जब हम लोग जाते हैं ईस्टर्न घाट की तरफ तो वो पतला होते जाता है और फाइनली जो है प्लेटू आपका यहाँ नीलगिरी के पास मर्ज कर जाता है। कौन सा प्लेटू? डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू दोनों साइड से जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न घाट भी पतला होता जाता है, ईस्टर्न घाट भी पतला होता है, दोनों जाके मर्ज हो जाता है कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स में। ठीक है। फिर है तेलंगाना का प्लेटू, तेलंगाना में है। ठीक है। इसमें आपको पहाड़ी दिखेगा, हिल रेंज जिसको घाट बोलते हैं, हिलॉक छोटा छोटा हिल दिखेगा, ये हिलॉक्स बोलते हैं। पेनी प्लेन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसमें गोदावरी, कृष्णा और पन्नेरू नदी जो है वो फ्लो होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ प्लेन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। ये पेनिनसुलर प्लेटू का एकमात्र ट्रू प्लेन है। ट्रू प्लेन मतलब जो पूर्ण रूप से प्लेन एरिया है, इसमें आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ प्लेन बोलते हैं। ठीक है। और ये सॉसर शेप है। सॉसर मतलब इस तरह बर्तन के शेप का है और सेडिमेंट जो है वो फिर इस गड्ढे में भरा है महानदी का और पूरा प्लेन एरिया बना दिया है, उसी को छत्तीसगढ़ प्लेन बोलते हैं। ठीक। ये छत्तीसगढ़ प्लेन है, ये छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो आपका एक तरफ उड़ीसा का हिल्स है और दूसरे तरफ आपका मैकाल का हिल्स है, दोनों के बीच में ये स्थित है। ठीक है। यहाँ पे आपको हैथी वंशी राजपूत जो है रूल करते थे और उन्हीं के नाम पे ये छत्तीसगढ़ भी पड़ा, क्योंकि 36 जो यहाँ पे किला हुआ करता था। फिर है मेघालय प्लेटू या शिलोंग प्लेटू। मेघालय प्लेटू या शिलोंग प्लेटू जो है वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू का ही आपका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है। राजमहल हिल्स के बाद, लेकिन बीच में जो है जैसे ये हमारा इंडिया है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो बीच में यहाँ पे आपका क्या है? बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो पहले ये जो एक ही था, मतलब वेस्टर्न घाट, मतलब ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसी का ये पार्ट हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे जो है क्रैक जनरेट हो गया और ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे चला गया। ठीक है। मतलब वो गड्ढे में चला गया। फिर गंगा नदी आके अपना सेडिमेंट डाली। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी डाली, उस पर जो गड्ढा था वो प्लेन हो गया और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और प्लेन एरिया जो बन गया। ठीक है। तो ये हमारा जो एरिया है वो हमारा इससे अलग हो गया। लेकिन जब हम दोनों का पत्थर को देखें तो पाए कि दोनों का एज जो है, उम्र है, वो सेम है, मतलब दोनों एक ही टाइप का रॉक से बना हुआ है, एक ही टाइप का है। तो उसको हम लोग मालदा फॉल्ट या गैरो राजमहल गैप बोलते हैं, जो आपका वेस्ट बंगाल को अलग करता है मेन आपका इंडिया से। ठीक है। बीच में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सेडिमेंट लाके भर दिया गया। ठीक है। फिर मेघालय प्लेटू जो आपका मेघालय में है वो और आगे जब ईस्ट की तरफ जाता है तो उसको कार्बी आंगलोंग प्लेटू बोलते हैं। मतलब कार्बी आंगलोंग प्लेटू भी है, वो भी आपका जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसका अंग है। ठीक है। इसमें आपको अलग अलग हिल्स दिखेगा, जैसे गारो हिल्स, खासी जयंतिया हिल्स और मिकिर हिल्स दिखेगा। ठीक है। शिलोंग जो है इस प्लेटू का, मेघालय प्लेटू का सबसे ऊंचा जगह है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू की जगह जैसा मेघालय प्लेटू में भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, कोल है, आयरन है, सिलेमेनाइट है, लाइमस्टोन है, यूरेनियम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होता है। और मेघालय का एक जगह है जिसका नाम है मानस राम या मौसिन राम, वो वहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया 2007 में पूछा था, कथन कारण है। कथन बोल रहा है कि रिवर जो काली नदी है वो ईस्ट फ्लोविंग रिवर है, मतलब ईस्ट की तरफ मूव करती है इधर, सॉरी ईस्ट इधर नहीं होगा, इधर होगा, ईस्ट की तरफ मतलब इधर मूव कर रही है। ठीक है। ये बोल रहा है। और दूसरा पोर्शन है बोल रहा है कारण कि जो डेक्कन प्लेटू है वो आपका वेस्ट में हाई है। ठीक है। और ईस्ट की तरफ जाने पे ढलान होता है। तो ये तो सही है कि डेक्कन प्लेटू वेस्ट में ऊंचा है और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे डेक्कन प्लेटू, इसलिए बहुत सारी नदियाँ जो है आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन क्या काली नदी जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? तो नहीं है। काली नदी कर्नाटका में बहती है और ये वेस्ट की ओर मूव करती है। ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट है गलत और ये है सही। तो पहला गलत है, आर सही है, तो ये होगा आंसर डी। अब देख लीजिए कौन कौन सा नदी जो है भारत में वेस्ट की ओर मूव करती है डेक्कन प्लेटू का। तो देखिए कौन कौन सी नदी जो है वेस्ट की तरफ मूव करती है। देखो लूनी नदी है। ठीक है। फिर भद्रा नदी है, फिर शत्रुंजी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा है, भादर है, तापी है, वैतरना है, मांडवी है, जुआरी है, काली नदी है जो पूछा था क्वेश्चन, श्रावती नदी है, इसी पे जोग जलप्रपात है। ठीक है। उसके बाद भरत पूजा है, पेरियार नदी है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए पंबा नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा। इसका हम जो है स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे ग्रुप पे। ठीक है। तो ये साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ बोले तो इंपॉर्टेंट नदी है जो मतलब आपका वेस्टर्न घाट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है। या अरेबियन सी में जा रही है। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत है कि काली नदी ईस्ट की ओर नहीं जा रही है, जबकि बल्कि वेस्ट की ओर जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैप देखिए 1997 का क्वेश्चन इस तरह से पहले पूछता था क्वेश्चन कि मैप दे देता था और वहाँ पे कोई एरिया को लेबल कर देता था और पूछता था ये क्या है। तो सबसे पहले अभी देखिए ए एरिया क्या है, ऑप्शन से भी इसको हटा सकते हैं क्या? देखिए बी होगा क्या?
ए जो है वो बी है, पूछ रहा है ए बी सी डी क्या है, तो ए जो है क्या छत्तीसगढ़ होगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, नहीं है, तो ये ऑप्शन चला गया। ठीक, फिर देखिए बोल रहा है, फिर डी ऑप्शन भी चला गया, 2 ऑप्शन खत्म। फिर बोल रहा है सबको पता है कि भाई जो सी वाला क्षेत्र है, सी, ठीक है, वो क्या है बताइए, वो है आपका छोटा नागपुर का प्लेटू। क्या है वो, छोटा नागपुर का प्लेटू है। ठीक है, और ए क्या है, रिफ्ट वैली, नर्मदा और तापी का। ठीक है, तो ए रिफ्ट वैली है और सी जो है वो क्या है, छोटा नागपुर का प्लेटू है। ठीक, अब बी क्या है, उस छोटा नागपुर के बगल में ही छत्तीसगढ़ है, तो बी छत्तीसगढ़ हो गया। और डी क्या है, ये है रेन शेडो एरिया। ठीक है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जो आपका ये देखो ये वेस्टर्न घाट है, ये क्या है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो जब आपका मानसून आता है, मानसून आता है तो इधर बारिश करवा देता है। ठीक है, लेकिन इस वेस्टर्न घाट का जो ईस्ट में है, वेस्टर्न घाट का पूरब में बारिश नहीं करा पाता है। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, इसलिए डी वाले रीजन को रेन शैडो एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, यहीं पे आपको धारवाड़ ये सब का और प्लेन आपको दिखेगा, क्लियर। ठीक है, और यहीं पे आपको जो महाराष्ट्र में होता है ना, सूखा उखा पड़ता है, जो दिखाता है फोटो में कि किसान अपना माथा पे हाथ रखा हुआ है, पूरा बंजर हो गया खेत, वो यही रेन शैडो एरिया ही है, जिसको विदर्भ ये सब का क्षेत्र भी बोलते हैं, विदर्भ का क्षेत्र है। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो सी जो है वो सही है। उसके बाद देखिए पेनिनसुलर प्लेटू का हिल्स के बारे में, हमने पेनिनसुलर प्लेटू का इंपॉर्टेंट प्लेटू देख लिया, अभी हिल्स के बारे में देखिए। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का हिल है वो उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ है और उसका बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ है, इसलिए उसको रेसिडुअल हिल्स या रेलिक टाइप हिल भी बोलते हैं। ज़्यादा ऊंचा वो नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों लाखों साल पहले बना था। ठीक है, और इसमें बहुत सारा नदियाँ भी क्रॉस करती है, तो उसको काट काट के पूरा जो है एकदम छोटा हाइट का बना दिया है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अरावली हो गया ये, उसके बाद ये देखिए एक पैटर्न में याद रखिए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ये विंध्या हो गया। ठीक है, उसके बगल में देखिए ये सोनपुर है, राइट। फिर यहाँ देखिए कैमूर का हिल्स है। ठीक है, जो कैमूर कहाँ पे पड़ता है, बिहार में और झारखंड का बॉर्डर पे। फिर देखिए ये हो गया विंध्या। ठीक है, ये हो गया सतपुरा, यहीं पे आपका क्या है महादेव का हिल्स। ठीक है, महादेव हिल्स के इधर देखिए ईस्ट में। ठीक है, मतलब विंध्या और सतपुरा के ईस्ट में देखिए कौन सा है, मिलन का हिल्स है। यहीं पे आपको झारखंड में रामगढ़ का हिल दिखेगा। यहाँ देखिए मैकाल का पहाड़ी है, दिख रहा है कि नहीं, मैकाल रेंज है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सतपुरा में ही ग्वालीगढ़ है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए सतमाला का हिल्स है। ठीक है, उसके नीचे अजंता है, उसके नीचे हरिश्चंद्र हिल्स है, उसके नीचे महादेव रेंज है। तो महादेव रेंज यहाँ भी है, महादेव हिल्स यहाँ भी है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में ही बालाघाट का रेंज है। फिर अगर हम आएंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तो नल्ला माला दिखेगा। ईरा माला जो है वो तमिलनाडु के आसपास आपको दिखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। फिर शेषाचलम हिल्स तमिलनाडु में है। फिर पालकोंडा तमिलनाडु में है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे वेलीकोंडा है। फिर जवाड़ी हिल्स है, सेवराय है। फिर पंचाईमलाई है। फिर सिरूमलाई है या पलानी हिल्स है, ये सब के तमिलनाडु का है। फिर वारुसनाड हिल्स ये कहाँ है, तमिलनाडु में। फिर इसको याद करना है तो आप ऐसे रखिए CAN, सबसे नीचे कार्डमम हिल्स, उसके नीचे A से अन्नामलाई हिल्स, फिर N से नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, और वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा चोटी जो है साउथ इंडिया का, वो है अनाईमुडी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। उसके अलावा ये उड़ीसा में उड़ीसा हिल्स है। उड़ीसा में एक और हिल है जिसको गर्जत हिल्स बोलते हैं। ठीक है, नयागढ़ भी उड़ीसा में है। नौ सरकार भी जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर पे आता है। ठीक है, राजमहल हिल्स वेस्ट बंगाल में है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बात करोगे तो मिकिर हिल्स जो है वो आसाम में है। गैरो खासी जैंतिया ये आपका मेघालय में है। तो इस तरह से है, क्लियर। फिर हॉस्ट और ग्रैबर मैंने बताया था। हॉस्ट जब भी फॉल्टिंग होता है तो एक प्लेट, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ठीक है, और मान लो 2 प्लेट टकराया तो हो सकता है कि एक प्लेट ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे चला जाएगा। तो इस तरह का आपको रीजन बन सकता है ना। और ये बोल सकते हैं ये माउंटेन है और ये क्या है, वैली टाइप का। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स्ट। क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट। और इसको बोलते हैं ग्रैबन। तो जब भी फॉल्टिंग होता है, जब भी क्या होता है फॉल्टिंग, तो जो ऊपर का पोर्शन निकल जाता है उसको हॉर्स्ट बोला जाता है, और जो नीचे गिर जाता है उसको ग्रैबन बोलते हैं। ग्रैबन से आप याद रखिए नीचे वाला पोर्शन गिरा हुआ है। ठीक है, हॉर्स्ट मतलब हाई पॉइंट पे है। ठीक है, अब देखिए अरावली की पहाड़ी। तो अरावली का रेंज जो है दिल्ली से आपका पालनपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद तक गुजरात में आपको दिखेगा, दिल्ली से अहमदाबाद तक। और ये पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन इसका जो है डिफॉरेस्टेशन
हुआ है, जंगल उंगल काटे हैं तो उसके कारण वो हुआ, प्लस उसका माइनिंग वाइनिंग हुआ। इसके अलावा बहुत पुराना भी है तो उसका इरोजन भी किया नदियों ने, विंड ने, उसके कारण ये एक मतलब रेसिडुअल माउंटेन बन के रह गया है। ठीक है, और भारत का और विश्व का सबसे जो है पुराना फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन समझते हैं जब दो प्लेट आपस में टकराता है, कंटिनेंट कंटिनेंट या कंटिनेंट ओशियन, तो बीच का जो सेडिमेंट है वो ऊपर उड़ आता है, बीच का सेडिमेंट जो है वो ऊपर उड़ आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है, एटलस माउंटेन ये सब फोल्ड माउंटेन है। अरावली जो है वो विश्व का सबसे पुराना जो है फोल्ड माउंटेन है और भारत का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन में वो आता है। ठीक है, ये आपको हरिद्वार तक फैला हुआ है गंगा प्लेन के नीचे। तो गंगा ऊपर से गंगा बह रही है लेकिन नीचे गंगा, चूँकि अरावली था, गड्ढा उड्ढा था, तो गंगा ने सेडिमेंट के द्वारा इसको भर दिया। तो जब आप पूरा बालू निकालते रहोगे, सेडिमेंट जब पूरा निकाल दोगे तो देखोगे कि गंगा कि अरावली जो है वो हरिद्वार तक फैला हुआ है, लेकिन ऊपर से चूंकि सेडिमेंट नदियों ने भर दिया इसीलिए हमको नहीं दिखता, हमको दिखता है कि प्लेन एरिया है, लेकिन अरावली जो हरिद्वार तक आपको देखने को मिलेगा अगर आप गंगा प्लेन के नीचे जाके देखोगे तब, गंगा का मैदान नीचे जाके देखोगे तब। ठीक है, तो अरावली जो है कुछ लोग ज्योग्राफर बोलते हैं कि ये लक्षद्वीप तक फैला हुआ है, गल्फ ऑफ खंभात से लेके और आंध्र प्रदेश कर्नाटका तक फैला हुआ है। राजस्थान में ये आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, 900 मीटर हाइट तक, लेकिन हरियाणा में धीरे धीरे वो कम होते जाता है, दिल्ली में जाते जाते वो विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो रायसीना हिल्स जो देखते हो आप दिल्ली में, वो आपका बोला जाता है कि इसी का पार्ट था, किस अरावली का ही। माउंट आबू जो है ये छोटा सा हिल है, ठीक है, जो आपको बनास नदी को अलग करता है। ठीक है, मतलब माउंट आबू जो है अरावली, माउंट आबू को अरावली से अलग करता है कौन, बनास वैली। और अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो गुरु शिखर है वो आपका माउंट आबू में ही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ दर्रा है, पास है दो माउंटेन के बीच में, जो जिसे रोड और रेलवे मूवमेंट आसान होता है, उसका नाम है पिपली घाट, देवैयर और दसौरी। ठीक है, उसके बाद है विंध्यन रेंज के बारे में। तो जो विंध्या का रेंज है दोस्तों वो नर्मदा वैली के जो है वो पैरेलल में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और ये आपको गुजरात का जोबत से लेके बिहार के सासाराम तक फैलता है। और ये नर्मदा सोन का जो घाटी है वहाँ तक भी फैला हुआ है। इसमें सेडिमेंट्री रॉक आपको दिखेगा विंध्यान में, इसके कारण यहाँ पे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन का माइनिंग होता है, सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत सारा है। ठीक है, और ईस्ट की तरफ जाओगे तो ये बारनेर और कैमूर हिल्स तक फैला हुआ है। ये वाटर शेड का काम करता है, वाटर शेड मतलब दो रिवर के बेसिन को अलग करता है, गंगा सिस्टम को और साउथ इंडिया सिस्टम से अलग करता है। तो ये नर्मदा है, तो यहाँ से बहुत सारी, मतलब ये जो क्या है आपका विंध्या हिल्स है, तो बहुत सारी नदी जो है ये गंगा है, तो गंगा में बहुत सारी नदी इधर मिलती है। ठीक है, और विंध्या के नॉर्थ में देखोगे तो गंगा बेसिन आपको दिखेगा, गंगा सिस्टम, और इसके साउथ में देखोगे तो साउथ इंडिया का नदी दिखेगा। तो जो विंध्या है वो आपका गंगा रिवर सिस्टम को साउथ इंडिया रिवर सिस्टम से वो अलग करता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो नदियाँ फ्लो होती है वो कौन कौन सा है, चंबल है, केन है, बेतवा है, जो आपका नर्मदा नदी के 30 किलोमीटर रेडियस से जहाँ है वहीं पे वो ओरिजिनेट भी ये सब नदियाँ भी करती है। उसके बाद सतपुरा रेंज है, सतपुरा पहाड़ी है, सतपुरा नाम है, सात मतलब 7 माउंटेन है यहाँ पे, पूरा मतलब माउंटेन होता है, 7 मतलब 7 होता है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये भी है आपका। ठीक है, तो ये हो गया विंध्या और ये हो गया सतपुरा, दोनों के बीच में जो है नर्मदा नदी फ्लो करती है, बनाते हुए क्या, भ्रंश की खाड़ी, रिफ्ट वैली। ठीक है, सतपुरा का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है वो आपका पचमढ़ी महादेव हिल्स में है। महादेव हिल्स जो है वो सतपुरा का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ईस्ट वाला, ईस्ट में है। ठीक, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत जो पचमढ़ी महादेव हिल्स में लोकेटेड है। और अमरकंटक भी इंपॉर्टेंट इसकी पीक है, लेकिन सबसे ऊँची नहीं है। फिर आते हैं वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसका जो है वेस्टर्न में आता है। ठीक है, और वेस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट जैसे इंडिया है, ठीक, तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, तो दोनों के बीच में जो वो क्या है, वेस्टर्न घाट हमारा लोकेटेड है। ठीक है, और ये भी जो है वेस्ट की तरफ ऊंचा है और ईस्ट की तरफ जो है वो थोड़ा फ्लैट टाइप का दिखेगा, तभी नदियाँ जो है आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। उसके बाद ये ताप्ती वैली जो है, तापी नदी का जो वैली है, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी के नॉर्थ तक जो है फ्लो जाती है। जैसे ये हमारा इंडिया है तो यहाँ से ये शुरू होगा, ताप्ती वैली से लेके कन्याकुमारी तक यहाँ तक जाएगा। ईस्टर्न घाट जो है ना पहले ही ख़त्म हो जाता है, यहीं तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या शेषाचलम हिल्स में दोनों मर्ज हो जाता है। उसके बाद ईस्टर्न घाट जो है ख़त्म हो जाता है, आगे नहीं आता, लेकिन वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट, वो पूरा कन्याकुमारी तक जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में बहुत आपको स्टीप साइडेड हिल्स दिखेगा, ऐसा हिल्स दिखेगा जो स्टीप है, मतलब बहुत ही ज़्यादा
तेज़ उसका ढलाव है, ठीक है। तभी नदियाँ जो है आपका वेस्टर्न घाट से मिल के निकलती है तो वो तेज़ी से जो है अरेबियन सी में जाती है, तो और नदियों का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए नदियाँ जो है सेडिमेंट मतलब गाद लेके नहीं आती है। इसलिए आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट की जो नदियाँ हैं उसमें ज़्यादा आपको जो है डेल्टा नहीं दिखेगा, ठीक है। और स्टीप इसलिए भी ये ढलाव है क्योंकि ये लावा जो है यहाँ पे हॉरिजेंटली बेडेड हुआ है, मतलब लावा हॉरिजेंटल हुआ है और ऊंचा तक गया है, इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो श्रीलंका के को जोड़ के वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और वेस्टर्न घाट दोनों मिल के जो है एक भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ठीक है, जिसमें से एक हॉट स्पॉट जो है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका आता है, ठीक। फिर अगर हम वेस्टर्न घाट का सबसे नॉर्थ का सेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ में हमको मैंने बताया कि आपको ताप्ती वैली से लेके गोवा तक ये जाता है, ठीक है। और इसमें डेक्कन ट्रैप, डेक्कन लावा से ये बना हुआ है, ठीक है। इसका हाइट अगर हम देखोगे डेक्कन प्लेटू का, तो हाइट जो है साउथ में जाने पे बढ़ता है, तभी तो अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊंचा है ना। तो वेस्टर्न घाट जो है आप देखोगे चौड़ा अगर देखोगे, ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा चौड़ा आपको कहीं किधर दिखेगा, चौड़ा आपको दिखेगा नॉर्थ की ओर दिखेगा। फिर जैसे जैसे आप आते हैं साउथ की तरफ वैसे वैसे वेस्टर्न घाट का जो चौड़ाई है वो कम होते जाता है। मतलब ऐसा है वेस्टर्न घाट कि नॉर्थ में थोड़ा ठीक ठाक चौड़ा है, उसके बाद चौड़ा इसका बीच में ज़्यादा होता है, फिर साउथ में कम हो जाता है। तो इस तरह से उसका थिकनेस बढ़ता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ेगा, फिर जाके घट जाएगा जब पूरे साउथ में चले जाओगे तब, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पिक्स है नॉर्दर्न प्लेन में वो कौन कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन की नॉर्दर्न सेक्शन किसका, नॉर्दर्न सेक्शन वेस्टर्न घाट का, वो कौन सा है, कलसूबाई है, सलहेर है, महाबलेश्वर है, हरिश्चंद्र है। महाबलेश्वर से ही आपका जो है निकलती है कौन सा नदी बताइए, कृष्णा नदी। त्र्यंबकेश्वर से कौन सा निकलती है, गोदावरी नदी, ठीक है। और हरिश्चंद्र गढ़ भी यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको दर्रा दिखेगा, पास दिखेगा, जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, ठीक है। तो थाल घाट भोर घाट क्या करता है, जो कोकन का प्लेन है, कोकन प्लेन कहाँ है, गोवा में, ठीक है। और जो डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, डेक्कन प्लेटू हो गया, ये डेक्कन प्लेटू ये कोकन प्लेन हो गया, तो दोनों के बीच को में कनेक्टिविटी का काम करता है कौन, ये सब दर्रा, थाल घाट और भोर घाट। तो कोकन जो कोस्ट है वो महाराष्ट्र से गोवा में है और मालाबार कोस्ट जो है वो केरला से कर्नाटका में है। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो कोस्टल प्लेन को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे महाराष्ट्र और गोवा का जो हमारा कोस्टल प्लेन है उसको बोला गया कोंकण कोस्ट। कोंकण जो है गुजरात में, गोवा में लैंग्वेज भी है, कोंकणी लैंग्वेज है ना, तो उसी के नाम पे पड़ा। और मालाबार कोस्ट कहाँ कहाँ है, कर्नाटका और केरला में, ठीक। उसके बाद तो ये हो गया नॉर्दर्न पॉइंट है ना, नॉर्दर्न पार्ट किसका, वेस्टर्न घाट का। अब है मिडिल पॉइंट आपका, मिडिल सह्याद्री या मिडिल पार्ट किसका, वेस्टर्न घाट का। ये आपका नीलगिरी 16 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड मतलब अक्षांश रेखा से नीलगिरी तक फैला हुआ है और इसमें डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पिक्स है वो है बाबुल माला, कुद्रेमुख और पुष्पागिरी, ठीक है। नीलगिरी हिल्स जो है अचानक से हाइट में बढ़ता है, ठीक है। और नीलगिरी जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के तीनों के ट्राई जंक्शन मतलब बॉर्डर पे है, ठीक है। नीलगिरी में ही है ना आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है, ठीक। और यहीं पे शेषाचलम हिल्स भी आपका है। नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी है वो है डोडा बेटा, ठीक है, जो 2637 है और मुकुर्ती है 2554। अगर वेस्टर्न घाट का सदर्न पोर्शन अगर देखेंगे तो ये आपका नीलगिरी से लेके, ठीक है, ये आपका नीलगिरी से लेके पूरा जो है आपका कन्याकुमारी तक जो है वो फैली हुई है, ठीक है। ये जो सदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का वो मेन सह्याद्री से अलग होता है पाल घाट के द्वारा। तो पाल घाट क्या करता है, जो मेन सह्याद्री है, मेन वेस्टर्न घाट है, उसको सदर्न वेस्टर्न घाट, सदर्न सेक्शन जो वेस्टर्न घाट को अलग करता है उसको हम लोग पाल घाट या पलक्कड़ घाट भी बोलते हैं। तो पलक्कड़ घाट जो है एक भ्रंश का खाड़ी है जो जोड़ता है तमिलनाडु के प्लेन को केरला के प्लेन से, ठीक है। और ये गैप के द्वारा भारत में जैसे मानसून आता है तो यहाँ पे गैप है, तो ये मानसून अरेबियन सी का जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पे पहुँच के बारिश हमारा करवाता भी है मैसूर के आसपास, ठीक है। और वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो डोडा बेटा नहीं है, अनाईमुडी है, जो आपका सदर्न जो वेस्टर्न घाट जो भी हम पढ़ रहे उसमें वो लोकेटेड है, ठीक है। अनाईमुडी से 3 जो है पहाड़ी निकलती है 3 डायरेक्शन में, कार्डमम निकलती है और कार्डमम या इलायची की पहाड़ी भी इसको बोलते हैं या इलाई मलाई भी बोलते हैं, वो है आपका साउथ में। तो साउथ में कार्डमम है, नॉर्थ ईस्ट में आपका अन्ना मलाई है और नॉर्थ में आपका नीलगिरी हिल्स है।
ठीक है। इसके अलावा पलानी हिल्स भी है जो आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि वेस्टर्न घाट में डेल्टा क्यों नहीं होता है, 2013 यूपीएससी मेंस में पूछा हुआ है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नदियाँ का जो वेस्टर्न घाट है उसका ढलाव बहुत ज़्यादा है, तो नदी को पास टाइम नहीं मिल पाता है सेडिमेंट लेने के लिए, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ होता है। दूसरा, नदी का कोर्स जो है, जो मार्ग है वो बहुत छोटा है, तो सेडिमेंट उतना लाने का उतना उसके पास मतलब एरिया नहीं है। फिर सेडिमेंट भी कम होता है क्योंकि वेस्टर्न घाट जो बहुत पुराना है, तो ऑलरेडी इरोजन उसका हो चुका है, उतना पत्थर वत्थर वो नहीं टूटता है, स्टेबल है एज कम्पेयर टू हिमालयन। हिमालय के कंपेयर में हिमालय जो नदी है, जो हिमालय है वो नया नया बना है, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट उसमें रहता है, पत्थर तोड़ता है उसको, तो नदी में सेडिमेंट बहुत ज़्यादा लेके आता है, ठीक। फिर वेव एक्शन भी होता है, जैसे ये हमारा वेव बहुत ज़्यादा अगर उठेगा, धाराएं, समुद्र की लहरें, तो जो भी सेडिमेंट अगर नदी लेके भी आएगा तो उसको वो हटा देगा, है ना, और सेडिमेंट बनने ही नहीं देगा, डेल्टा बनने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इस कारण से डेल्टा जो है वो नहीं बन पाता है। फिर भी अगर पूछे कि अगर ये बताइए कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा डेल्टा है या ईस्टर्न घाट में, दोनों में डेल्टा कहाँ पे है, तो आप बोलिएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो डेल्टा है वो आपका ईस्टर्न घाट में है, ठीक। अगर पूछेगा एस्चुरी सबसे ज़्यादा कहाँ है, एस्चुरी क्या होता है, जब नदियाँ बिना सेडिमेंट लिए समुद्र में मिलती है या बहुत कम लिए, तो उसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। तो एस्चुरी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट में, याद रखिएगा। और डेल्टा भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट में है, ठीक है, राइट। आप देखिए ईस्टर्न घाट के बारे में, तो ईस्टर्न जो घाट है दोस्तों, भारत का जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके पैरेलल है। जैसे इंडिया है, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न, तो ये उसी के पैरेलल ये लोकेटेड हमारा है, ठीक है, राइट। और इसमें बहुत सारे ज़्यादा छोटा छोटा फ्रेगमेंटेड हिल्स है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जब जाती है तो वेस्टर्न घाट को पूरा तोड़ दे रही है। तो वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि बहुत कम नदियाँ इसको तोड़ रही है, लेकिन ईस्टर्न घाट में बहुत सारी नदियाँ तोड़ रही है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इसलिए वेस्टर्न घाट जो है वो फ्रेगमेंटेड है और वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और ये आपको शुरू होता है महानदी, मतलब ये आपको शुरू जो होता है वेस्टर्न घाट, ये आपको बंगाल से लेके, ठीक है, थोड़ा सा बंगाल से लेके आपका जो है कहाँ तक, तमिलनाडु के तक जाता है, ठीक है। तो ये आपका महानदी उड़ीसा से लेके, या बोले हम बंगाल से लेके आपको तमिलनाडु का वैगई तक जाता है, और वेस्टर्न घाट कन्याकुमारी तक जाता है। मैंने आपको पहले बताया वेस्टर्न ईस्टर्न घाट जो पूर्वी घाट है वो पहले ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, राइट। तो ईस्टर्न घाट जो है वो ट्रू माउंटेन कैरेक्टर है, ठीक है, नॉर्थ में, और वो महानदी और गोदावरी के बीच में। तो ये जो महानदी और गोदावरी के बीच में जो हमारा ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट है, ठीक है, उसमें अलग अलग रेंज उसका नाम दिया गया, जैसे मालिया रेंज, वो महेंद्रगिरी, मालिया रेंज कहाँ है, उड़ीसा के महेंद्रगिरी में है, ठीक है। और माडुगुला कोंडा, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा चोटी है। मडुगुला कहाँ, कोंडा, ये आपका जो है ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा चोटी है। कहाँ होगा ये, नाम से लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में होगा, वैसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि माडगुला कोंडा कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा जिंदा गाड़ा पीक ये भी है, ठीक है, यहीं पे है। तो उसके और इम्पोर्टेंट पीक है अरमा कोंडा, गाली कोंडा, ठीक है, या सिंकरम एंड सिंकरम गुट्टा, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में ईस्टर्न घाट जो है अपना कैरेक्टर लूज कर देता है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो है वो क्रॉस करती है। इसके अलावा वहाँ पे गोंडवाना फॉर्मेशन भी होता है, गोंडवाना जो पत्थर है वो ईस्टर्न घाट का जो कैरेक्टर है माउंटेन का, वो उसको ख़त्म कर देता है, और वहाँ पे आपको फिर प्लेटू टाइप एरिया दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ईस्टर्न घाट जो है फिर से दोबारा पुनः आता है, रीअपियर होता है, कहाँ पे, कुडप्पा और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे नल्ला मलाई आपका पहाड़ भी है, जिसको जो है नक्सलाइट लोग छिपने के लिए पहाड़ी का यूज करते थे, ठीक है। फिर ईस्टर्न घाट का सबसे साउथ का पोजीशन को पालकोंडा पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके और साउथ में आप जाके देखेंगे तो जवाड़ी की पहाड़ी, सेवराय, कलरायन पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। फिर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट और आगे जाने पे मर्ज हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा था 2017 में कि अगर हम इकोलॉजी पॉइंट से देखें तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में गुड लिंक कौन सा है, मैंने आपको बताया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, सॉरी सत्यमंगलम नहीं है, कहाँ पे, कौन सा मैंने बताया था, सत्यमंगलम ही बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, नीलगिरी के पास। नल्लामाला जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, ये आपका बताइए, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नागरहोल कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और शेषाचलम कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता था तो देखो ये हमारा वेस्टर्न घाट है पूरा यहाँ तक, और ईस्टर्न घाट जो है यहाँ ही तक आता है। तो बताइए कि ईस्टर्न घाट अगर तमिलनाडु तक आ रहा है तो क्या ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में जो लिंक होगा वो तमिलनाडु में होगा कि आंध्र प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में होगा, क्योंकि लिंक यही हुआ ना दोनों का। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नल्लामाला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, नहीं हो सकता। नागरहोल कहाँ पे है, कर्नाटका में। कर्नाटका में तो
ईस्टर्न घाट जाता ही नहीं है ना, यहाँ तो वेस्टर्न घाट कर्नाटक में जा रहा है कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और शेषाचलम कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्लियर, तो याद रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के को बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ना कि शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्या एंड सह्याद्री। वेस्टर्न घाट को दोस्तों सह्याद्री बोला जाता है और विंध्या आपको पता ये है। तो ये बताइए कि अमरकंटक हिल्स कहाँ पे है, एमपी और छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या और दोनों सह्याद्री और विंध्या मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया ना, साफ साफ दिख रहा है। तो सह्याद्री और विंध्या के मिलने पे नहीं है, ये कहाँ है, अमरकंटक हिल्स जो है वो आपका विंध्या का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है बिलगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। सतपुरा दोस्तों उसके नीचे है, और बिली रंगन जो हिल्स है वो आपका है कर्नाटका में यहाँ पे, और सतपुरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ी है नहीं ना, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। शेषाचलम जो हिल्स है वो आपका कहाँ पे है, अभी हमने बताया था कहाँ पे है, आपका आंध्र प्रदेश में है। और वेस्टर्न घाट का सबसे साउथ का पोजीशन कहाँ पे है, कन्याकुमारी में, और शेषाचलम यहाँ पे होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों का तीनों गलत है। तो क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका है जो हम आपको सिखा रहे हैं, तो आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत केक वाक हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आंसर क्या है, डी है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्लियर। तो अमरकंटक हिल्स जो है वो आपका विंध्या और सतपुरा, एक विंध्या है और सतपुरा है, तो यहाँ दोनों का मिलने पे लोकेटेड है, ना कि विंध्या और सह्याद्री पे। ठीक है, अमरकंटक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, नर्मदा है, सोन और जोहिला नदी निकलती है। ठीक है, और रेडियल टोपोग्राफी है, नर्मदा इधर चली जाती है, सोन इधर चली जाती है, और ठीक है, मतलब बीच वाला उठा हुआ एरिया है और नदी उसे क्रॉस करी है। बिलीरंगा हिल्स मैंने बता दिया कर्नाटका में है। ठीक है, और यहाँ पे बिलीरंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। शेषाचलम हिल्स मैंने बताया ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर भी है और इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी ये है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से क्वेश्चन पूछा है 2008 में, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, 2017 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 2008 के ही क्वेश्चन जैसा लग रहा है। 2008 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड बिटवीन वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मिलता है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलता है तो कौन सा है, अगर नहीं भी पता है, खाली इतना अगर पता है ईस्टर्न घाट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक है, लेकिन वेस्टर्न घाट पूरा नीचे तक मिलता है। ठीक है, तो आप देखिए कार्डमम, अन्नामलाई और नीलगिरी, ठीक है, दोनों जो है मिल रहा है वो नीलगिरी में। नीलगिरी या बोलिए या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बोलिए। ठीक है, क्लियर। तो अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, तो अन्नामलाई जो हिल्स होगा ये तो आपका यहाँ पे है, नीलगिरी के नीचे, मैंने बताया ना कार्डमम नीचे है, फिर उसके ऊपर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी, तो अन्नामलाई नहीं होगा, कार्डमम हिल्स भी नहीं होगा। सेवराई हिल्स जो दोस्तों यहाँ पे है तमिलनाडु का, मैंने देखा था ना मैप में, ये मैप देखिए, तो सेवराई जो हिल्स है वो आपका ये पोजीशन में दिख रहा है सेवराई हिल्स, और आपका जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पे है, कार्डमम, अन्नामलाई और नीलगिरी यहाँ पे है, तो दोनों तो बहुत दूर है कि नहीं, बहुत काफ़ी दूर है, इतना दूर है। ठीक है, क्लियर। तो ये भी जो है वो नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, बाकी देख लीजिए, नीलगिरी हिल्स मैंने बता दिया, ये आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पे मिलता है। अन्नामलाई हिल्स को हम लोग एलिफेंट हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये अन्नामलाई जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और यहाँ पे आपको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे नीलगिरी ताहर मिलता है, एक बकरी है जो यहीं पे इंडेमिक है, नीलगिरी ताहर बोलते हैं, वो इंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। तो इसके अलावा बाघ और हाथी भी मिलता है, हाथी भी वो भी इंडेंजर्ड है, बाघ भी इंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर कार्डमम हिल्स को येल्लामाला हिल्स भी, इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और यहाँ पे अलग अलग टाइप का वेजिटेशन मिलता है और इलायची के लिए फेमस है। ठीक है, कार्डमम हिल्स के अंदर ही पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला का है। ठीक है, और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ भी है, ये भी आपका केरला में, केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे। फिर सेवराई हिल्स जो है को हम लोग सेव नारायण, इसको सर्वरायन हिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवराई हिल्स को सर्वरायन हिल्स बोलते हैं, और ये आपका तमिलनाडु के ईस्टर्न घाट में स्थित है। इसकी सबसे ऊँची चोटी जो सेवराई हिल्स की है वो है आपका सेवारॉयन टेम्पल पिक। ठीक है, यारकॉड के नाम से एक हिल स्टेशन जो है सेवराई हिल्स में है। इसके अलावा टूरिस्ट घूमने के लिए जो है यारकॉड का झील, अन्ना पार्क और
किलियूर फॉल्स भी जलप्रपात भी यहीं पे है। ठीक है, अब देखिए पेनिनसुलर प्लेटू का क्या क्या महत्व है। तो पेनिनसुलर प्लेटू चूँकि मैग्मा से बना है, सॉलिडिफिकेशन से, इसके अलावा इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब भी है, कुछ सेडिमेंट्री रॉक भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत सारा मिनरल्स यहाँ पे आपको मिलेगा, क्रोमियम, माइका, गोल्ड, ठीक है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट। और भारत का 98% कोयला जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू में ही मिलता है। फिर ठीक है, यहाँ पे जियोलॉजिकल रिजर्व भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लेट, सेल, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल, ठीक है, ये भी मिलेगा। एग्रीकल्चर का पोटेंशियल भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है जो कॉटन के लिए उपयोगी है। यहाँ पे आपको जो है लेटराइट सॉइल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी अधिक होता है और बारिश भी अधिक होती है, तो लेटराइट सॉइल है जो आपका काजू वाजू के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ चाय, कॉफ़ी, रबड़ के लिए भी यहाँ पे प्लांटेशन भी आप कर सकते हो, हिली एरिया है। ठीक है, नीलगिरी का चाय फेमस है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे चावल की खेती करते हैं। जो लो लाइंग एरिया जो समुद्र के नज़दीक है, जहाँ ज़्यादा मतलब पहाड़ पे नहीं है, जैसे केरला वेरला में हो गया, यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पे डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरीगेशन है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो है वो क्रॉस करती है इससे। ठीक है, और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी है, जैसे ऊटी यहाँ पे है। ठीक है, ऊटी का पूरा नाम है उद्योग मंगलम। ठीक है, उद्योग मंगलम। फिर पचमढ़ी है आपका छत्तीसगढ़ एमपी में, फिर कोडाईकनाल है तमिलनाडु में, महाबलेश्वर है आपका महाराष्ट्र में, खंडाला महाराष्ट्र में, मैथरन है, उसके बाद माउंट आबू है राजस्थान में। तो ये सारा है। इस तरह से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों हमने 3 चैप्टर को किया है। ठीक है, तो और कल जो है ज्योग्राफी का लास्ट क्लास होगा, और कल का क्लास लंबा होगा, जिसमें पूरा जो है ज्योग्राफी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। ये जो PDF हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है PMF-IAS की। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 13 चैप्टर दिया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। टोटल इस बुक में जो पेज है वो है आपका 265 पेज के आसपास, 265। ठीक है, 263 या 265 तक है टोटल। इसमें जो है आप देखेंगे 13 चैप्टर तक है। ठीक, अभी तक हम लोग जो है 6 चैप्टर तक कर चुके हैं। कितना चैप्टर कर चुके हैं? 6 चैप्टर। तो और ज़्यादा नहीं, 7 चैप्टर और बचा हुआ है ना। हमने पेनिनसुलर प्लेटू मतलब पेज नंबर जो है हम लोग 85 तक कर चुके हैं। अब मात्र पेज बचा हुआ है, आप देखेंगे तो 185 पेज और बचा हुआ है, और वो कल का क्लास थोड़ा लंबा होगा और उसमें पूरा जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक GC लियोंग का 2 क्लास लेंगे, तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। तो ज्योग्राफी आपका 5-6 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है हम आपके लिए साइंस एंड टेक और का क्लास लेके आएंगे, और इन्वायरमेंट का, और फिर जो है CSET का भी क्लास होगा। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट है कि 4 से 5 दिन में एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करके ख़त्म कर देना। आपका काम ये है कि लेक्चर को बार बार सुनिए और इस PDF को बार बार देखिए। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो इस मेहनत का कद्र करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग को इतना अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, फिर भी देख के आप छोड़ देते हो, ना सब्सक्राइब करोगे ना कुछ करोगे। तो बस आपके गुजारिश यही है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। मिलते हैं रात के 2 बजे, और 2 बजे फिर आपका पता है हम लोग का MCQ का क्लास होता है। अभी तक हम लोग उसमें 450 MCQ कर चुके हैं। डेली हम लोग 20-25 MCQ कर रहे हैं, ताकि आपका MCQ का भी प्रैक्टिस जो है साथ साथ होता रहे। तो आज भी हम लोग 20-25 MCQ करेंगे। ठीक है, रात के 2 बजे आपका लेक्चर आएगा, और ये क्लास जो है आपका 8:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा रात में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।